आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते. सो फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस इन लॉजिस्टिक्स, क्या अपॉर्चुनिटीज है? अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस. अभी जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो कर रहा है, सिर्फ लॉजिस्टिक विल बी $15 billion बिजनेस. आई फील सो हैप्पी. भी एक पंजाब में लेडी बैठी हुई है और करोड़ों रुपए का सामान बेच रही है इंटरनेशनली, अपने सूट्स, अपनी जुत्ती, अपना हैंडीक्राफ्ट आइटम. अगर आप आओगे कभी भी हमारे वेयर हाउस में, 70% शिपमेंट जो होती है वो छोटे छोटे गाँव में जो लोग सामान बेच रहे हैं, पंजाब में, लुधियाना में, अमृतसर में, उन सेलर्स की शिपमेंट्स होती हैं. इज इट इजी टुडे और इज इट हार्ड लाइसेंस वगैरह मिलना? No, it's very easy. Very easy. You can be an exporter in 7 days. Okay. You can be an importer in 7 days. इंपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी है? बहुत अपॉर्चुनिटी है. आपने कोई स्टॉक्स में भी लॉस किया था राइट? 2008 में जो बबल ब्रस्ट हुआ, माय बैंकर वाज आफ्टर मी, मार्केट गिर रही है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय. सो ऑल माय सेविंग, इवन माय पीएफ एंड एवरीथिंग, अच्छा, सब डलवा दिया. within a day I lost almost 32 lakhs. So sorry. How much time did it take you to hit your first crore in revenue annually? First 3 months. First 3 months? Yeah. First year was 2.32 करोड़, उसके बाद 18 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 58 करोड़, फिर 85, 100, अभी 375. So we are on the path of being a 1,000 crore company in next 2 years. थोड़ा मेरे को लॉजिस्टिक्स के स्कैम के बारे में बात करनी थी बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज आल्सो प्रोन टू अ लॉट ऑफ स्कैम्स. हमारे साथ भी हुआ है जब when we started. Amar, you worked in corporate for 8 years, lost 35 lakhs in stocks, took a 4 lakh loan to now build a 400 crore company. That's fantastic. Let's start from the beginning. आपके childhood से शुरू करते हैं. That how was childhood for you? How were the early days? And कैसे आपका career शुरू हुआ? Thank you so much, Rishabh. I started my journey from a very remote place in Punjab called Gidadbaha. I was there till my 10th, and then my mother pushed me that if you want to make it big in life, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, and you need to venture out of this place. तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, मदर के एक पुश से भी, हाँ बाहर जाना है. और उस टाइम पे ना क्रेज था स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर भी हॉस्टल में जाके रहना है, वो हॉस्टल की लाइफ का चार्म था एक. तो मैंने अपना 10th करने के बाद पंजाब से आई स्टडीड इन डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल पंजाब. वहाँ से फिर मैं अबोहर गया, हॉस्टल में वहाँ पे रहा. वहाँ पे जाके मेरी एक्चुअल में लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए. वहाँ के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर HR गंदार, उन्होंने एक्चुअली मेरी लाइफ को शेप करने में बहुत बड़ा एक योगदान था उनका. For example? मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई के अंदर. तो उन लोगों ने जो मेरे को बताया, पढ़ाई नंबर्स डज नॉट मैटर, बट जो नॉलेज है वो आपको गेन करना जरूरी है. तो वो मॉर्निंग में 8 o'clock हमारी क्लासेस लेते थे ऑन जनरल नॉलेज. अच्छा. सो आई हर्ड द वर्ड्स लाइक पापाराजी दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैक इन 1991 एंड 1992. तो वहाँ से जो लर्निंग का जो कीड़ा हमारे अंदर पैदा हुआ, सो मैं ना, तो मेरे को ये था भी मैं कैसे लर्निंग लूँ. तो सबसे बढ़िया उन्होंने जो मेरे को बताया था नुस्खा, वो ये था भी आप जितना हो सके उतना न्यूज़पेपर आप पढ़ो. सो फर्स्ट टाइम आई वाज फ्रॉम पंजाबी मीडियम बैकग्राउंड, और इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी. तो मैंने पंजाब, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आते थे हमारे हॉस्टल में, मैं सबसे पहले जाके वो चुरा के अपने रूम में ले आता था. तो वहीं से मेरी जो सीखने की थी, धीरे धीरे, पहले बड़ा डिफिकल्ट लगता था न्यूज़पेपर पढ़ना, बट धीरे धीरे विद इन 2-3 years आई स्टार्टेड रीडिंग एट वेरी गुड स्पीड. सो अब तो हेडिंग ही पढ़ता हूँ तो उससे ही सारा न्यूज़पेपर समझ में आ जाता है भी क्या करते हैं, क्या नहीं करना है, कैसे करना है. तो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ मूव हुआ फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू MBA, गुड MBA कॉलेज. वहाँ पे एक आदिकन करके एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया फॉर MBA प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे. उसके बाद फाइनली ये हुआ भी, मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा 1 साल हो गया तेरे को ट्रेनिंग करते करते, प्रेपेयर करते करते, एडमिशन कब लेगा. सो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली पहले KJ समैया में, बट ड्यू टू सर्टन रीजन आई कुड नॉट गो देयर. सो फिर मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन मिला MBA करने के लिए. तो वहाँ पे फिर मैंने अपना MBA कंप्लीट किया. एंड जब आप MBA कर रहे थे तभी से आपने काम शुरू कर दिया था राइट?
मैं एक्चुअल में ना उससे पहले चंडीगढ़ में भी काम कर दिया। आई अच्छा। स्टार्टेड माय करियर, अगर मैं बोलूँ तो इजी पेज, एक मोदी पेज का, मोदी ग्रुप का एक इजी पेज करके पेजर सर्विस थी, तो आई ज्वाइन देयर कॉल सेंटर। 1800 रुपये मेरी पहली सैलरी थी, ओके। बट आई वर्क देयर फॉर 1 or 2 months while I was preparing for my MBA। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर का फर्स्ट मेरा पड़ाव था, भी मैंने उसके अंदर वो किया। तो जब आप अपने मतलब एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप जॉब भी कर रहे थे सर? हाँ, साथ के साथ मेरे को ये था भी, मेरे को किसी ने यही बोला था भी MBA कॉलेजेस कुछ नहीं सिखाते, तो जो एक्चुअल में वर्क एक्सपीरियंस होता है जिसको कि हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वो ज्यादा जाने से पहले ही पता था आपको? हाँ। तो मेरे साथ ऐसा ही था। क्लास के अंदर ना हमारे पूछते थे भी आपको करना क्या है। हमारी क्लास में ना ऑलमोस्ट बीकॉम जब मैं कर रहा था, तो उसमें सिर्फ 2 ही लोग होते थे जो MBA के लिए हाथ खड़ा करते थे। बाकी सब लोग कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था, कोई कुछ और करना चाहता था, कोई बिजनेस करना चाहता था। तो मेरे को ये था MBA करना है, MBA करके क्या करना है वो नहीं पता था। अच्छा। तो वो क्लैरिटी थी माइंड में। बट ये भी था भी लाइफ में बहुत, बिकॉज इतनी छोटी जगह से आना, और उसके बाद लाइफ में आप नई नई चीजें देखते हो। चंडीगढ़ आए तो पूरी लाइफ चेंज हुई है आपकी, आपने बहुत कुछ देखा। उससे एक ये था भी लाइफ में कुछ करना तो है, बट अभी ये नहीं पता था किस रास्ते जाना है। तो MBA वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट बिगनिंग। बट आपने जैसे यू वर टेलिंग मी कि आपने राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जब आप थे, आप वो क्रेडिट कार्ड सेल्स करते थे, उसके वो बताइए थोड़ा सा। सो मैंने जब MBA कर रहा था ना, तो मेरे पास टाइम होता था शाम को, तो मेरे को ये लगता था मेरे को कुछ करना है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए गुड सेल्स पर्सन, ए गुड मार्केटिंग पर्सन। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड सेल करने की। एक प्रॉम्प्ट एसोसिएट करके एक फर्म थी वहाँ पे, जो कि DSA थे ICICI बैंक। उस टाइम पे ना DSS बहुत चलते थे। DSS क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। Okay. तो वो मेरे को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। तो बट मैंने उनको ये बोला, मैं MBA भी कर रहा हूँ, आई वोंट बी एबल टू कम फॉर ए कंप्लीट मंथ। आप टारगेट कोई मर्जी दे दो मेरे को, मैं जितने दिन में पूरा कर लूंगा, बाकी दिन की मेरे को सैलरी चाहिए होगी, बट मैं काम पे नहीं आऊंगा। तो यू वोंट बिलीव, मेरा 40 एप्लीकेशंस का टारगेट होता था महीने का। हाँ, उसमें अप्रूवल आए ना आए, बट 40 एप्लीकेशन फिल करा के, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज नॉट वेरी इजी। अगर आप मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हो, क्योंकि आपका पैन कार्ड मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, कोई देता नहीं है, गिव योर पर्सनल डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो वो 40 एप्लीकेशन में 4 दिन में ही पूरी कर देता था। अच्छा। हाँ, और 4 घंटे काम करके। ये कैसे करते थे? मेरा ना रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स बहुत बचपन से ही, मैं बहुत अग्रेसिव था अपने रिलेशनशिप्स को लेके। बहुत अच्छे रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किए, तो वहीं से ही मेरे को ये मिला। और आज भी जो मेरे कस्टमर थे, इवन एट द टाइम ऑफ जब मैं MBA कर रहा था, मैंने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचे। मैंने एक वहाँ पे टेलीफोन, फर्स्ट प्राइवेट टेलीफोन कंपनी थी, लैंडलाइन आते थे, श्याम टेलीलिंक करके, उनके फोन बेचे। और मैं एक ASM जो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 60-70 हजार पे सैलरी लेता था, और मैं समर ट्रेनिंग होने के बावजूद भी वहाँ पे उससे ज्यादा सेल करता था। सो वहीं से मेरा जो बेस एक बना, सेल्स का बेस जो बना, तो उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो आपने क्रेडिट कार्ड्स किया, एंड आपने मतलब MBA करते करते आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, आप कमा भी रहे हो अब, राइट? तो फिर वहां से मतलब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वहाँ पे जैसे ही MBA कंप्लीट हुआ, मैंने पहले तो एक इंश्योरेंस कंपनी HDFC सन लाइफ, तभी प्राइवेटाइज हुआ था इंश्योरेंस यहाँ पे। वहाँ पे जॉब की कुछ टाइम, फिर मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, एक एक्सपोर्ट फर्म में मैंने एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया। उसके बट वो एक लाला टाइप कंपनी थी, तो मेरे को ज़्यादा उसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, सब कुछ अपने आप ही करना था। तो मैंने कुछ क्लाइंटेल बनाई UK में, USA के अंदर, बट मेरे अंदर एक ये था भी मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाऊं जहाँ पे कुछ सीखने को मिले मेरे को, प्रोसेसेस दिखे। और आप लक बोल लीजिए या चांस बोल लीजिए, जो भी आप बोलिए, इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। DHL एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की। एक और मैंने बात सीखी थी भी, अगर आप चीज बिना प्राइस टैग देखे खरीदना चाहते हो लाइफ में, तो आपको अपना घड़ी देख के काम नहीं करना है कभी भी। तो वहां पे पता ही नहीं रहता था भाई कौन एक्चुअल में सर्विस यूज कौन कर रहा है, अच्छा। DHL की पेमेंट कौन देगा।
तो वो हमने स्ट्रीमलाइन किया। हमारे जो कुरियर बॉय डिलीवरी करने जाते थे, कुछ डीडीपी शिपमेंट आती थी, तो वो उसी टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे कैश कलेक्ट कर लेते। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मैंने बनाए डीएचएल के अंदर, कुरियर एक्सप्रेस कुरियर के अंदर, हम freight सबने के यूज अंदर। किया है डीएचएल कभी ना कभी। हाँ। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, बट मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में। वो क्या होता है? रिकवरी करनी होती है आपने, जो इनवॉइसेस ड्यू होती हैं, क्लाइंट्स हैं आपके, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। तो जयपुर के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और जयपुर में एज ए क्रेडिट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव मैंने स्टार्ट किया। मेरी 12,000 रुपये पहली स्टार्टिंग सैलरी थी, ओके। बट आई वॉज ए टॉप परफॉर्मर थ्रू आउट, आफ्टर माई ज्वाइनिंग। सो आई यूज टू अर्न 40,000 एज एन इंसेंटिव। जो एक मैनेजर की सैलरी होती थी उससे ज्यादा मेरे इंसेंटिव्स अच्छा, होते थे। 12,000 आपका बेसिक था, बट 40,000 आप इंसेंटिव अर्न सो करते थे। मेरी जो सैलरी स्लिप आती थी वो हमेशा 52,000 समथिंग अच्छा। पैसे आती थी। और ऐसा मतलब क्या हो रहा था, क्यों ऐसा क्यों? मेरे को आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन एशिया पैसिफिक एंड डीएचएल। तो मेरे जो क्लाइंटेल थे वहाँ पे, पहले वो मंथली बिलिंग साइकिल था, वो 15 डेज का साइकिल हुआ। तो मेरे क्लाइंट्स के साथ ना रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। तो एक तो मैं उनकी हेल्प करता था। देयर वाज नो सेल्स पर्सन, नो ब्रांच मैनेजर इन जयपुर। हम 10-12 लोगों की बड़ी छोटी टीम होती थी। एक्सपोर्ट्स काफ़ी होते हैं, अगर आप जयपुर के बारे में जानते हैं तो बहुत एक्सपोर्ट होता है, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत आता है। ओके। तो वो लोग हमेशा अपना जो भी शॉपिंग करते हैं तो वो डीएचएल को प्रेफर करते हैं, हमेशा भी डीएचएल के थ्रू हम भिजवाएं। अच्छा, तो जो टूरिस्ट भी आता है वो शॉपिंग करके डीएचएल के थ्रू वहां भेज देता हाँ, है? अपने ओके। एक वो उसमें भेजते हैं। तो वहां से जो मैंने सीखा ना, अपना रिलेशनशिप जो बिल्ड किया एक्सपोर्टर्स के साथ, जो होटल ओनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, वहां से हम रिकवरी करने जाते थे। तो उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिपमेंट स्टक है, तो आई यूज टू हेल्प देम। तो बट वो मेरे एक कहने पे ही ना फिर मेरे को पेमेंट भी टाइमली दे देते थे। ओके। और मैं मतलब जो इनवॉइस अभी ड्यू भी नहीं है वो भी मैं रिकवर एडवांस में कर लेता था। तो अगर अच्छा। 100 रुपीज मेरे को मार्केट से लेने हैं डीएचएल ने, तो आई यूज टू रिकवर 100, 120। हाँ, तो नेगेटिव वर्किंग साइकिल चला हाँ, रहे थे। अच्छा। तो आई यूज टू गेट प्रेजेस फ्रॉम ऑल माई टॉप बॉसेस। जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी तो आई यूज टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन। तो क्रिस कैलन वाज द कंट्री मैनेजर ऑफ डीएचएल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ही आस्क्ड मी वन डे, कहता आप you go with a gun or what? So that was the story, but वहाँ पे मैंने जब क्रेडिट में भी काम कर रहा, तो मैं कभी भी ना सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल में बंद के नहीं रहा। मैंने वहाँ पे ऑपरेशंस भी सीखा। आई वॉज अनमेरिड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी नहीं, घर जाने की जल्दी होती नहीं थी। तो एक और मैंने बात सीखी थी भी, अगर आप कोई भी चीज बिना प्राइस टैग देखे खरीदना चाहते हो लाइफ में, तो आपको अपना घड़ी देख के काम नहीं करना है कभी भी। तो वो एक जो आदत वहां से बनी। आई यूज टू, माई रिपोर्टिंग टाइम 9:30 होता था और 6 o'clock वॉज द ऑफ। बट मैं रात को 11-11 बजे तक ऑपरेशन टीम के साथ बैठ के वहाँ पे शिपमेंट्स बनाता था, एयरवे बिल काटता था। कोई फॉरनर्स वहाँ पे काउंटर पे बुकिंग करवाने आते थे, उनकी बुकिंग्स में लेता था। फिर क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर नहीं था, तो मैं ही सेल्स मैनेजर एक्ट करता था। मैं जाता था, नए कस्टमर मेरे को लीड्स आती थी डेली ऑफिस से, वहाँ से जाके उनको साइन अप करना, उनको पूरा प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना, उनको हेल्प करना, इनिशिएट करना। जबकि आपका काम सिर्फ मेरा क्रेडिट कंट्रोल का था। हाँ, मेरा काम सिर्फ और आप credit पूरा करना है। ब्रांच चला रहे हो वहाँ पे। जी, तो पूरा सब कुछ मैंने वहीं से सीखा। एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम डीएचएल टिल 2003 दिसंबर आई वाज देयर। 9 दिसंबर 2003 आई गॉट मैरिड, एंड 10th को मेरा प्रमोशन लेटर आ गया, एंड आई वाज मूव टू, कुछ दिन ही मैं शादी के बाद वहाँ पे रहा, और इमीडिएटली मेरा ज्वाइनिंग हो गया 1 जनवरी 2004 को डीएचएल नोएडा में। सो वहाँ पे मेरे को बताया गया भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एलजी हैं, सैमसंग है, डेल्फी है, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और वहाँ पे मेस है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल एज एन मेस। तो वो आके मेरे को वो चैलेंज दिया। मेरे जो जैकलिन डिसूजा वाज माय सुपर बॉस। सो शी वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी डायनामिक लेडी। सो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया भी आप जाओ और वहाँ पे संभालो। और हमारे सीएफओ मिलर लाड साहब होते थे वहाँ पे, एंड ही यूज्ड टू प्रेज मी अ लॉट। कहते हमारी तू ही कर सकता है ये। अच्छा। तो वहाँ पे जाके मैंने एलजी जैसे अकाउंट को स्ट्रीमलाइन किया, जहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग रहता था। और एलजी सच ए बिग कंपनी, तो वहाँ पे पता ही नहीं रहता था भाई कौन एक्चुअल में सर्विस यूज कौन कर रहा है। अच्छा। डीएचएल की पेमेंट कौन देगा। हाँ। तो वो हमने स्ट्रीमलाइन किया। कैसा प्रोसेस था वो स्ट्रीमलाइन करने का?
हमने सबसे पहले तो उनकी एसओपीज बनाई, सब इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स किए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, Okay. डिफरेंट अकाउंट उनको दिए डिफरेंट Okay. डिपार्टमेंट को। पहले एक ही अकाउंट कोड को 50 लोग यूज करते थे, अब हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट अकाउंट कोड था। तो उसके से क्या हुआ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी भी, अगर हमारा डिपार्टमेंट इस अकाउंट कोड को तो यूज हमें पे करेगा, करना। अगर कोई मिसयूज भी करेगा दूसरा डिपार्टमेंट, देन आल्सो यू आर लायबल टू पे। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो उस टाइम पे कैश कलेक्शंस बहुत होती थी, वो कैश कलेक्शंस हमने बिल्कुल बंद की। ओके, अ, कि मतलब आप उनसे जाते थे कैश लेने? हमारे जो कुरियर बॉय डिलीवरी करने जाते थे, कुछ डीडीपी शिपमेंट आती थी, तो वो उसी टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे कैश कलेक्ट कर लेते थे। डीडीपी क्या हुआ? डिलीवर ड्यूटी पेड। डिलीवर ड्यूटी पेड। मतलब आपको टू पे आई है वो कंसाइनमेंट, और आपको इमीडिएट पेमेंट लेना है, बाहर से आई है। बाहर से आता है। बट उसमें भी बड़े झोल थे उस टाइम पे, कुछ शिपमेंट डीडीपी नहीं भी होती थी तो भी हमारा कुरियर बॉय पैसा कलेक्ट कर लाते थे। अच्छा। तो वो बाद में हम ढूंढते थे भी कैसा पैसा एडजस्ट करना है, इसको जमा कैसे करें। बीइंग मल्टीनेशनल कंपनी, इट वाज डिफिकल्ट टू कीप द कैश आल्सो विद अस। तो वो सारी चीजें हमने स्ट्रीमलाइन की। उसके बाद मेरे को क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, कि बहुत लोग हैं जिनके पैसे आज भी फंसे हुए हैं, जी राइट, और वो निकाल नहीं पाते हैं। हैं। आप ऐसा क्या करते थे कि आप पैसे निकाल लेते थे और एडवांस भी ले आते थे लोगों से? ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 इज दैट यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो पैसा मरने का या डिले होने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच नोबडी एल्स कैन प्रोवाइड, सो दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। They will also always give you everything you want from them on time। चाहे वो पेमेंट है, चाहे आपको बिजनेस और चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा मैंने जैसे बताया भी, मैं एक रोल के अंदर बंद के नहीं रहा कभी भी। सो मैंने हमेशा जो किया है अपने कस्टमर आज भी मेरे लिए भगवान है, उस टाइम पे भी मेरे लिए भगवान था। तो कस्टमर को वो ट्रीटमेंट देना, वो रिस्पेक्ट देना, और जब उनको जरूरत है उनके लिए खड़े होना, दैट वाज द बट जैसे आप एलजी गए, एलजी में इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब यूज कर रहे हैं डीएचएल को, और ऑलरेडी चलता आ रहा है, बड़ी कंपनी है। आप कैसे अब यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड करोगे कि वो आपको पेमेंट टाइम पे करेंगे? क्या करोगे आप यहाँ पे? सो एंड ऑफ द डे एवरीबडी नीड सर्विस। अगर कहीं आपकी शिपमेंट कस्टम में फंसी हुई है, आप डीएचएल के कॉल सेंटर पे फोन करोगे तो आपको 9 to 6 आपको कॉल करना है, और आपको स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलेंगे, वील गेट बैक टू यू, वील चेकिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। नाउ यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, यू आर गोइंग टू कस्टमर एवरी डे, यू आर मीटिंग देम एटलीस्ट वंस इन ए वीक, चाहे वो रिकवरी के लिए जा रहे हो। तो फर्स्ट टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या होगा, यार अमर को कॉल कर लेते हैं, शायद वो हेल्प कर दे। एंड इफ यू आर एबल टू हेल्प देम इन द टाइम्स ऑफ देयर नीड, दे वोंट फॉरगेट यू। मेरे आज भी रिलेशन उस टाइम के हैं जब मैं करता था डीएचएल में काम, और डीएचएल कस्टमर सर्विस के अंदर बॉम्बे में हमारा वो था, क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर। तो वहां पे मेरा नंबर उन्होंने सब जितने एजेंट्स होते हैं उनके सामने लग के लगाया हुआ था भी, अगर डीएचएल में कोई भी काम दिल्ली में अगर करवाना ना, कोई भी कस्टमर चिल्लाता है तो अमर जी का नंबर दे दीजिए, एंड ही विल बी एबल टू हेल्प द क्लाइंट्स। तो आपको कस्टमर सक्सेस टीम का भी है, उन्होंने हेड बना दिया 100%। और आप बता रहे थे ना कि आप रात को भी कई बार एयरपोर्ट गए हो। सो मेरे क्लाइंट थे, मेरा एड्रेस था J41 सेक्टर 41 नोएडा, और मेरा ऑफिस था सेक्टर 18 नोएडा में। तो मेरे क्लाइंट थे बड़े बड़े, मदरसन, सुमी, एलजी, ये सब बताया। तो इनका बहुत क्रिटिकल होता है, प्रोडक्शन लाइन कंटिन्यूटी बहुत क्रिटिकल होता है। तो कई बार कुछ अर्जेंट शिपमेंट जिनकी आती हैं, डीएचएल बीइंग ए सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी, तो वो कस्टमर्स को अलाउड नहीं करते थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके पिक करना। तो अब अर्जेंसी है, रात को उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर अमरिंदर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट थे मदरसन सुमी के, भल्ला साहब थे, संजीव भल्ला जी, वो थे। वो रात को मेरे घर के नीचे आके मेरे को बोलते थे, अमर ये शिपमेंट बहुत अर्जेंट है, अगर ये नहीं आई ना तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और किसी तरह हेल्प कर। और मेरा क्योंकि रिलेशनशिप था ऑपरेशंस टीम के साथ, मैं आगे बढ़ के उनकी हेल्प करता था, मेरे को कोई मना नहीं करता था। मैं जाता था रात को भी उनके लिए, साथ में हम जाते थे, शिपमेंट क्लियर करवाते थे, कस्टमरों को रिक्वेस्ट करके भी अर्जेंट ही है, और उसको शिपमेंट दिला के फिर वो मेरे को खाना खिला के घर छोड़ते थे रात को 2 बजे भी। अमेजिंग यार। सो नाउ कम्स 2008, आप डिसाइड करते हो कि मुझे कंपनी शुरू करनी है। हाँ, मेरे बॉस मिस्टर शोभी चेरन, मैं बीच में आपको बताना भूल गया भी, मैं इसके बाद 2005 में आई वाज प्रमोटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सेल्स मेरा पैशन था।
तो उसके अंदर भी एक स्टोरी है, अगर आप अलाउ करें तो हाँ मैं हाँ 2 मिनट प्लीज में प्लीज। बताता हूँ। सेल्स में मैं जाना चाहता था, बट आई गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस। 2 बार मेरा इंटरव्यू हुआ। हमारे सुपर बॉस थे मिस्टर रायन डिसूजा, उन्होंने दोनों बार मेरे को रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन माय कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट ही स्टिल नीड्स टू लर्न गुड इंग्लिश टू ओके। वो करने के लिए। बट मैंने मन में ठान ली थी मेरे को जाना तो है ही है सेल्स में। तो मेरे जो क्रेडिट कंट्रोल के बॉस थे मिस्टर योगेश्वरी, ही इज नो मोर नाउ, तो उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की एक्चुअल में। उन्होंने मेरे को पुश किया, मामर चिंता मत कर, मैं तेरे को सेल्स में करवा के रहूंगा, तो बस अपना एफर्ट्स करता रहे। तो somehow after two failed attempts, I was selected in sales. So I was the territory manager in Gurgaon. ओके। Then I was the regional head for one of their fastest growing product, which जो मैंने डेवलप किया था, which was fast forward, अच्छा। the bigger shipment. DHL is known for smaller weight break shipment. ओके ओके। So मैंने DHL में I have picked up 1600 VZ coolers, जो बड़े फ्रिज होते हैं ना, अच्छा। तो कितना 160 टन या बहुत ज्यादा वेट हमने बाय एयर उसको शिप किया। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मैंने बनाए DHL अच्छा। के अंदर। वाह। तो वो एक जो था सेल्स के अंदर, फिर मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और एक दिन ऐसे ही बात करते थे, मेरे बॉस जो शोभी शेरियन जी हैं, वो मेरे को बोलते हैं, भैया अमर, जो तेरा स्टाइल है ना काम करने का, यू वर्क लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर। हाँ। सिंपल उनके, मैं अगर एग्जैक्ट वर्डिंग बोलूँ तो उन्होंने बोला था, तुम ऐसे काम करते हो जैसे तुम्हारे बाप की कंपनी है। अच्छा। सो वो वर्ड्स मेरे मन में एक जगह बना ली उन्होंने भी, एंटरप्रेन्योर बनना है। और जो ड्रीम्स थे वो सैलरी में नहीं, बिकॉज मैंने बहुत लो लेवल की सैलरी में स्टार्ट किया था, 12,000 रुपये से स्टार्ट किया था। तो मेरे को यही लगता था भी अगर जो मेरे ड्रीम्स है, और तब शादी भी हो गई थी मेरी, बेटी भी थी एक, तो उसके लिए मेरे को कुछ करना है। बट इतनी पोटेंशियल नहीं था अभी रिस्क ले सकें। बट somehow God was very kind, and we decided that let's start something on our own. एंड जस्ट राइट बिफोर दिस आपने कोई स्टॉक्स में भी लॉस किया था, राइट? 2008 का कैसे भूल सकते हो आप? 2008 में जो बबल ब्रस्ट हुआ था, जो मार्केट में हुआ था, सो माय बैंकर वाज आफ्टर मी, मार्केट गिर रही है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू बाय। सो ऑल माय सेविंग, इवन माय पीएफ एंड अच्छा, एवरीथिंग, सब डलवा दिया। सब कुछ मैंने वो किया। एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ डे आई लॉस ऑलमोस्ट 32 lakhs। सो सॉरी। सो वो जो भी मेरी सेविंग्स थी, मैंने सब उसको खत्म कर दिया। और पैसा कुछ था नहीं, बट बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए फिर हमने डिसाइड किया भी, बिजनेस करने के लिए एक्चुअल में पैसा नहीं चाहिए होता, सिर्फ पैसा चाहिए होता भी जो टाइम पीरियड है ना, फर्स्ट के 4-5-6 महीने जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपकी फैमिली कैसे चलेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक लोन लिया, पर्सनल लोन HDFC बैंक से 4 lakhs का, और अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया। अभी 5 महीने मेरी सैलरी नहीं आएगी तो भी तुम्हारा घर चलेगा। घर चलेगा। और मेरे को ये ट्राई करने थे, जॉब तो मिल ही जाएगी। मेरे को कॉन्फिडेंट था भी अगर फेलियर हुए तो जॉब तो मिल ही जानी है। DHL ही वापस बोल देगा। हाँ, तो वो DHL तो चाहते नहीं थे भी मैं जाऊं। और फिर मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, आईनेक्स लॉजिस्टिक, और गॉड वाज वेरी काइंड। पहले दिन से ही हमें रेवेन्यू आना शुरू हो गया, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे। जो मेरे DHL में क्लाइंट्स थे, उन्होंने ही काम देना शुरू किया। हमने शुरुआत जो की थी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के उसमें की थी। दिल्ली में हाफ मैराथन होती थी, आप लोगों को अगर याद हो तो, एयरटेल हाफ मैराथन, अभी तो बंद हो गई है कोविड के बाद से। तो उसका प्रोजेक्ट मिला उनका, बॉम्बे से, कहीं बेंगलोर से सामान आता था जो हमें मैराथन पे देना था। 3-3 दिन बिना सोए हमने उनके लिए काम किया, और मेड माय फर्स्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि आप अपनी सेविंग्स लूज कर चुके हो, राइट? आप अब लोन लेके शुरू कर रहे हो, वो भी अपना हाउस होल्ड रन करने के लिए। तो व्हाट वाज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट द बिजनेस? कोई आपने गैप देखा, कोई ऐसी इंसाइट थी आपके पास जो आपको लगा कि यार ये चलेगा? गैप वॉज ऑलवेज देयर, क्योंकि जब मैं DHL में काम कर रहा था तो मैंने नोटिस किया भी, जितनी भी बड़ी कंपनियां सब सिस्टम से काम करती हैं। उनके अपनी एक सिस्टम्स हैं, SOPs हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। उससे ना तो वो
इधर शिफ्ट करते हैं ना उधर शिफ्ट करते हैं। बड़ी कंपनी लाइक मतलब DHL? कोई भी आई विल नॉट नेम, कोई भी बड़ी कंपनी है नहीं, सबके एज अ क्लाइंट या एज अ शिपिंग कंपनी? एज ए शिपिंग एज अ कंपनी। शिपिंग कंपनी, ठीक और है। जो क्लाइंट है उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। अब आप एक एक्सपोर्टर हो ग्रेटर नोएडा में, DHL का जो पिकअप है या UPS का पिकअप है वो 5 बजे तक वो खत्म कर देते हैं उस एरिया में। अगर उसका सैंपल ही रेडी 6:30 पे हो रहा है जो उन्होंने इंटरनेशनली शिप करना है, जिसके बेसिस पे उनको ऑर्डर मिलने हैं, तो जा तो वो वहाँ से स्पेशली रात को एक अपनी गाड़ी भेजेंगे DHL के सर्विस सेंटर पे। वहाँ पे भी गारंटी नहीं है अभी वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा किसी भी एक्सप्रेस कंपनी में। अभी तो टाइम्स बहुत चेंज हो गए हैं। तो वो जो गैप था ना, 90% सिस्टम ड्रिवन था काम, बट 10% जहाँ पे शिपमेंट स्टक होगी, कस्टम में स्टक होगी, या कस्टमर को कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, ये आइटम मैं भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट के अंदर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, लोगों को नॉलेज चाहिए थी। वो नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पे वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो गैप को कवर करने के लिए हमने आईनेक्स लॉजिस्टिक को एस्टेब्लिश किया। ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट किया हमने, then I got my custom brokerage license, so we are one of the largest in custom brokerage What now. does custom brokerage mean? I have no idea. कोई भी शिपमेंट अगर इंडिया में आती है या इंडिया से बाहर जाती है और किसी भी कंट्री में आती है या जाती है, तो उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी होती है जो कि कस्टम्स का नाम दिया जाता है। हर कंट्री के अंदर उसका डिफरेंट नाम है। हमारे यहाँ पे कस्टम्स बोलते हैं, इन कनाडा इट्स कॉल्ड CBSA, कस्टम Okay. बॉर्डर सिक्योरिटी। तो हर कंट्री के अंदर ये एक डिपार्टमेंट होता है। कोई भी चीज़ इंडिया में आती है तो वेदर दैट इज़ अलाउड इन इंडिया, पहली बात तो वो चेक करते हैं, वी कैन दिस बी इम्पोर्टेड इन टू इंडिया और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। और दूसरा वो चेक करते हैं भी इसके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो सही से पे हों, सही वैल्यू के ऊपर पे हों। तो कस्टम डिपार्टमेंट उसके ऊपर वॉच रखता है, कुछ भी इंडिया से आ रहा है या जा रहा है उसके ऊपर वॉच रखता है। तो उसके लिए हैंडल करने के लिए बिटवीन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एंड कस्टम डिपार्टमेंट वो कस्टम ब्रोकर अपॉइंट करते हैं। उनका एक रिग्रेस प्रोसेस होता है अपॉइंट करने का। पहले तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है आपका, फिर एक इंटरव्यू होता है। सो अगर 500 लोग उस टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं तो 20-25 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो आपने वो क्लियर किया खुद? जी जी। ओके। एंड यू स्टार्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रक्स एंड ऑल? हाँ, हम लोग हायर करते थे ट्रक्स और लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करते थे। और बट वो हमारा मोटिव नहीं था। आई बीइंग फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड, कस्टम्स करना था, मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाना था। तो कस्टम वाज द वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें बहुत नॉलेज गैप था कस्टमर्स के अंदर भी, कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगाना है इंपोर्ट के टाइम पे, क्या वैल्यू डिक्लेयर करनी है, कैसे हमें इंपोर्ट करना है। तो वो सब गैप को देखते हुए मैंने अपना कस्टम ब्रोकरेज लाइसेंस लिया और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो आपके शुरू के तो कुछ क्लाइंट्स यहीं से आ गए थे, राइट? आपके पुराने रिलेशनशिप से जी। बट आपको ये नहीं लगा कि यार फेडेक्स है, UPS है, DHL है, ऑलरेडी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं इंटरनेशनल में, मैं क्या compete कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा इनसे? सर डर तो कभी लगा ही नहीं ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी था भी मेरे को उस गैप को एड्रेस करना था। पीपल वर हैविंग मल्टीपल चॉइसेस, लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बट जो गैप था उसको फुलफिल करने वाले बहुत कम लोग थे। तो उस गैप को उनकी हेल्प करना, उनको नॉलेज देना, उनको डिफरेंट मार्केट्स की नॉलेज देना। अब आपको मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट करना है एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश, आपको सब कुछ नॉलेज चाहिए, सब चीज़ की नॉलेज चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो मैं बेचूंगा कहाँ पे, बेचूंगा तो भेजूंगा कहाँ, ये गैप तो आज भी है, अभी भी है, अभी बहुत सारा काम हो रहा है इसके ऊपर। अभी तो फिर भी नॉलेज इज वाइडली अवेलेबल ऑन डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडियाज पे अभी हैं। बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ये नॉलेज आपको मिलती है। मेरा भी ये पैशन है भी मैं एनेबल करूं जो ग्लोबल सेलर लोगों को बनाऊं, लोगों को जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो बिजनेसेस यहाँ पे MSME सेगमेंट जिसको बोलते हैं। तो मेरा टारगेट है भी नेक्स्ट 2 years में एटलीस्ट 10,000 MSMEs को मैं ग्लोबली लेके जाऊँ। तो मैंने आई हैव पब्लिश्ड ए बुक ऑल्सो, सेलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स,
हाउ यू कैन बी ए ग्लोबल सेलर, यू नो, आप कैसे उसमें राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द मार्केट्स टू कैसे डिमांड को फुलफिल करना है, क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए, क्या मार्केटिंग वो होना चाहिए, Right. हाउ टू चूज ए राइट पार्टनर, Right. लॉजिस्टिक पार्टनर फॉर दैट। हाँ, एंड वी विल कम टू दिस जब हम लोग सारी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। जी जी। तो लेट्स से आपके फर्स्ट 5-10 कस्टमर्स आ गए आपके रिलेशनशिप से, राइट? यहाँ से अब आप और कस्टमर्स कैसे ला रहे हो, एंड व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग? हमारा ना अभी भी हमारे 95% जो बिजनेस है वो रेफरेंसेस के थ्रू आता है। किसी अच्छा। मान लीजिए हमने एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी तो वो 2 लोगों को और लेके आता है हमारे पास। अच्छा। सो मेरा जो निकनेम है इस इंडस्ट्री के अंदर वो मेरे को हनुमान या सुपरमैन बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता हम कर सकते हैं। ओके। हम लोगों ने ऐसे ऐसे वंडर्स किए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी। 24 घंटे में थाईलैंड से शिपमेंट ला के हमने यहाँ पे डिलीवर की है। अच्छा। हम खुद फ्लाई किए हैं शिपमेंट्स के साथ, अर्जेंट शिपमेंट्स के साथ, टू जस्ट टू अवॉइड द लाइन स्टॉपेज ऑफ बिग ऑटोमोटिव कंपनीज। तो उसके लिए वो किया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो सुना कि हमें वर्ड ऑफ माउथ से हमें बहुत क्लाइंट मिले। सो वी हैंडल ऑलमोस्ट 1972 क्लाइंट्स इन इंडिया अलोन टुडे। या। सो वो सारा हमारे पास कोई भी सेल्स टीम ही नहीं है। इनसाइड सेल्स है जो कि प्राइसिंग वगैरह सब देखते हैं, बट एवरीथिंग वी गॉट थ्रू रेफरेंसेस ओनली। सो सारे क्लाइंटेल हमारे पास उसी के थ्रू। आज हमारे 16 ऑफिस हैं इंडिया में, कनाडा में हमारा ऑफिस है, यूके में हमारा ऑफिस है, हांगकांग में हमारा ऑफिस है। तो ये सब बदौलत है एक अच्छे रिलेशनशिप जो बिल्ड किए हमने क्लाइंट्स के, जो सर्विस स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए हैं, उसी की बदौलत है। तो एक मतलब इनसाइड सेल्स है, पर कोई आउटबाउंड सेल्स या लीड जनरेशन वगैरह कोई आप कुछ नहीं करते, सारा कुछ खुद से हो रहा है? एवरीथिंग रेफरेंसेस। वाओ, दैट्स क्रेजी। तो थोड़ा आपकी रेवेन्यू जर्नी ब्रेक डाउन करते हैं हाँ जी। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि कितना टाइम लगता है एक सर्टेन नंबर को हिट करने में, हाउ डू यू गो फ्रॉम देयर? तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू हिट योर फर्स्ट करोड़ इन रेवेन्यू एनुअली? फर्स्ट 3 months। फर्स्ट 3 months? फर्स्ट ईयर का हमारा जो टर्नओवर था वो 2.32 करोड़ था दैट्स फैंटास्टिक, पहले साल में ही? पहले साल में। और ये सारा एंड वी वर रेफरेंस? प्रॉफिटेबल। अच्छा। एंड क्या मार्जिन्स होते हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? हमारे बिजनेस में मार्जिन्स थोड़े कम है। ट्रांसपोर्टेशन में ठीक होता है, बट कस्टम ब्रोकरेज इज ए गुड मार्जिन बिजनेस, बट फ्रेट फॉरवर्डिंग पर से इज लो मार्जिन बिजनेस। तो ओवरऑल 8 to 10% का Net margin. बट फर्स्ट ईयर में यू डूइंग 2 crores in revenue और प्रॉफिटेबल। वाह। और We started with 2 people only, so there was एक छोटे से ऑफिस से हमने स्टार्ट किया था, 2 लोगों से स्टार्ट किया, सब कुछ खुद करते थे। फिर धीरे धीरे हमने टीम साइज बढ़ाना शुरू किया। सो फर्स्ट ईयर वाज 2.32 करोड़, उसके बाद 18 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 58 करोड़, फिर 85, 100, अभी we are more than 375 CR company। तो अगर आप इसकी जर्नी बताओ कि आपने चलो फर्स्ट ईयर 2 CR किया, फिर आपने नेक्स्ट ईयर 12 किया या 18 किया, व्हाट वाज चेंजिंग? मतलब हाउ आर यू ट्राइंग टू ग्रो दिस फास्ट? अगर आपके माइंड में गोल है कि मेरे को इतने फास्ट ग्रो करना है, आप क्या कर रहे हो? और इस टाइम पे व्हाट स्टॉप्ड वर्किंग एंड व्हाट डिड यू हैव टू चेंज? सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको कस्टमर चाहिए, दूसरा कस्टमर को हैंडल करने के लिए टीम चाहिए। तो हमने दोनों के ऊपर ही काम करना शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर तो बाय गॉड्स ग्रेस हमें रेफरेंसेस से मिल ही रहे थे। सो आई वर्कड ऑन बिल्डिंग ए टीम जो 24 घंटे कस्टमर के लिए खड़ी है, जो टाइम देख के काम नहीं करती है। तो आज जो मेरे एम्प्लॉय तो नहीं मैं बोलूंगा, जो मेरे कोलीग्स थे उस टाइम पे जो उन्होंने ज्वाइन किया था, आज भी मेरे साथ हैं। 16 साल हमारी कंपनी को हो गए हैं। 16 साल से देयर आर पीपल फ्रॉम मोर देन 16 years, देयर आर पीपल मोर देन 10 years, मोर देन 5 years। तो हमारी जो टीम है, आईनेक्स जो आर्मी है ना, वो शुरू दिन से ही हमारे साथ है। तो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ आवर सक्सेस, दैट वी treated everybody as our partners, not as an employees। और आज हमारे ऑलमोस्ट 10 हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जो पिछले 15-16 साल से ही मेरे साथ में काम कर रहे हैं। सो आप कह रहे हो कस्टमर्स आपके पास खुद आ रहे थे? कस्टमर तो आ रहे थे। हाँ। कस्टमर का कोई द ओनली थिंग वाज कि आपको वो टीम बिल्ड करनी थी। तो टीम बिल्डिंग की बात करते हैं फिर, राइट? कि आपको चलो 2 CR से 30 तक जाना है, 56 तक जाना है, 100 तक जाना है।
team is the gap, right? What are your strategies to identify, hire the right people, retain them, motivate them to work so hard? सो मेरा ना एक ही whenever I hire somebody, तो मैं उसको ना एक या दो चीज़ों पे वो देखता हूँ, वो कितना टाइम दे सकता है मेरे को सबसे पहले, ठीक है, और उसके अंदर आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है या कितना वो आगे बढ़ना चाहता है. सो आई Ambition कितना है? एम्बिशंस कितने हैं. तो मैंने जो भी इनिशियली तो जो हायरिंग की वो रेफरेंसेस के बेसिस पे की. कुछ लोग मेरे साथ आई हैव वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नाउ, शी वर्क्स विद मी इन DHL. नाउ शी इज हैंडलिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट, हेडिंग द डिपार्टमेंट. उसको मैंने लिया और मेरे को पता था भी ये लोग मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे. तो सबसे पहले तो मेरा यही होता है, कोई भी नया टीम प्लेयर मैं लेके आता हूँ कंपनी में, तो मैं खुद इंटरव्यू करता हूँ. आज भी मैं खुद इंटरव्यू करता हूँ, चाहे किसी भी लेवल का वो होता है. तो हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर पहले साइकोमेट्रिक हम करते हैं, डिस्क अच्छा, एनालिसिस करते हैं हम लोग. क्या एनालिसिस करते हैं? डिस्क ये क्या मतलब प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, हाँ, आपका क्या नेचर है, कैसे आप काम करते ये हो. कैसे करते हो? एक साइंस है, डिस्क ओके, साइंस है, ओके, तो हाँ. उसको हमने इम्प्लीमेंट किया हो अपनी कंपनी के अंदर. तो उससे हर जॉब के लिए ना, जैसे सेल्स के लिए आपको बहुत ही आउटगोइंग पर्सन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सिस्टम प्रोसेसेस वाला आदमी चाहिए. तो डिस्क वो हमें बताता है भी अच्छा, किस प्रोफाइल के लिए कौन सा आदमी सूटेबल रहेगा. तो हम जब उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें उसकी बिल्कुल पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाती है, भी इसका ये स्कोर है. तो उस स्कोर के बेसिस पे हम फिर उसको अपॉइंट करते हैं. सेल्स के लिए मैं अगर सिस्टम प्रोसेसेस का आदमी ले आऊंगा तो वो कभी हाँ, सक्सेसफुल सही नहीं बात होगा. सही बात. तो सिस्टम प्रोसेसेस में अगर मैं एक सेलू को डाल दूंगा तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हाँ, होगा. तो वो हमारा है. तो पूरा एक सिस्टम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और लास्ट मैं इंटरव्यू करता हूँ उसमें. पहले HR राउंड होता है, फिर HOD राउंड होता है, फिर उसके बाद स्किल सेट उसका टेस्ट होता है, डिस्क एनालिसिस होता है, फिर फाइनल. मैं जब किसी भी एम्प्लॉय से मिलता हूँ, हायर करता हूँ, तो सबसे पहले डिस्क स्कोर देखता हूँ, फिर उसके अंदर क्या पैशन है आगे बढ़ने का, वेदर ही वांट्स टू ग्रो और ही वो इज कैसे हियर जज फॉर. करते हो? वो जब आप लोगों से मिलते हो ना, अभी तो मैंने बताया तो 300 सवा 300 लोगों की फैमिली है हमारी, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है. ओके. एंड चलो, एक है कि चलो आपने लोगों को आइडेंटिफाई किया, नहीं. एंड इस टाइम पे तो आई एम गेसिंग कि आप बहुत सारे HR टीम के साथ काम कर रहे होगे टू हाँ सोर्स जी. पीपल, है ना? फिर ऐसा व्हाट्स दैट कल्चर दैट कीप्स देम गोइंग एंड मेक्स देम पुश सो हार्ड? कल्चर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. कल्चर ही किसी कंपनी को बनाता है और बिगाड़ता है. तो हम लोगों ने शुरू से एक ही अपनी टीम को टारगेट यही दिया भी वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू एंजॉय दैट. एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग व्हाट यू डू, तो आप बहुत लंबे काम करोगे और बहुत अच्छा काम करेक्ट. करोगे. हाँ, तो उसके लिए हमने राइट फ्रॉम बिल्डिंग ए गुड कल्चर, हमने उसके लिए क्या किया, मॉर्निंग प्रेयर्स हमारे यहाँ पे मैंडेटरी है. एवरी डे 9:50 पे हमारे यहाँ पे प्रेयर होता है. ओके. दिन में 2 बार हम लोग ब्रेक लेते हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, फेवरेट सॉन्ग्स आपके, यू कैन डांस, यू कैन जस्ट रिलैक्स. ओके. बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं. फन फ्राइडे होता है हमारे यहाँ पे. सैटरडेज को ट्रेनिंग सेशंस होते हैं. सो एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, सो इज विद योर एम्प्लॉइज. So if you are not providing them opportunity to grow within the organization, they will definitely look out for growth opportunities. So हम लोगों का यही रहता है भी हम लोग हमारा जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है ना, वो बहुत कम है, इवन लेस देन 1% है. तो वो हम अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं. मैंने अपने ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया है टू ट्रेन माई किस टाइप की ट्रेनिंग होती है ये? आई एम माई मेंटर इज राहुल जैन, वन ऑफ द इंडियाज #1 बिजनेस कोच टुडे. So I have trained under him. So still we meet once in a month. हमारी एक alumni होती है राहुल जैन स्टूडेंट्स की, वहाँ पे हम लोग वो करते हैं. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अक्षर यादव, हु इज द मार्केटिंग जीनियस. मतलब बहुत अच्छा. कल भी उनका सेशन है, मैं जा रहा हूँ. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड के बाद एक्चुअल में मेरे को ये लगा भी एक आगे बढ़ने के लिए ना, यू ऑल्सो नीड टू गेट सम मोटिवेशन एंड सम मेंटरशिप. तो वहाँ पे
फिर जो लर्निंग का जो पैशन है वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा कोविड के बाद बट से। जो आप जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, is that enough to keep them going and make them work like you? जैसे आप DHL में करते थे कि आपकी कंपनी है, वैसे उनमें अगर आपको वो पैशन क्रिएट करना है जो आई फील कि आपने करा है, बिकॉज वो इतने टाइम से आपके साथ है, इतनी ग्रोथ जर्नी उन्होंने देखी है, इज ऑल ऑफ दिस इनफ कि ठीक है फन फ्राइडे कर रहे हैं और थोड़ा उनको लर्निंग करा रहे हैं, और इज देयर समथिंग एल्स वेरी डीप रूटेड दैट इज ड्राइविंग देम? See, पैसा is very important. Everybody works for money. You are also working for me. I am also working for money, and so is my colleagues and employees and everybody. अगर आप एक अच्छा ग्रोथ पाथ अपनी टीम को देते हो जिसके अंदर की पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने जैसे बताया, एक मेरी कुलीग है, शी ज्वाइन मी एट 15,000 रुपीज सैलरी, नाउ शी इज ड्रॉइंग मोर देन 3 lakhs रुपीज सैलरी in 15 In how much years. time? 14 years. Wow, Yeah, okay. she is one of the directors. She owns ESOPs of the company. Okay, Yeah. wow. तो ये जब अपॉर्चुनिटीज लोग देखते हैं, भी सब लोगों ने यहाँ पे ग्रो किया है। मैं अपने बिजनेस में अकेला हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, बट वो शी टेक्स केयर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन कनाडा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बट मैं अकेला कभी महसूस ही नहीं किया क्योंकि मेरे साथ पूरी टीम थी, पूरे HODs मेरे साथ हमेशा खड़े थे, तो जिसकी वजह से हमने इतना ग्रो किया। तो बेसिकली उनको एक फाइनेंशियल ग्रोथ प्लान दिखाना पहले से प्रोएक्टिवली, उनको अगर वो बहुत कंपनी में टाइम स्पेंड किया तो उनको ESOPs देना, these are some things that you have also adopted to retain them and motivate them to work. 100%. 100%. And coming back to my question कि आप 2 CR से 100 CR की जर्नी आप कर रहे हो, इज इट ओनली हायरिंग या कुछ और भी, मतलब आपका माइंडसेट चेंज हुआ, आपके कोई प्रोसेसेस चेंज हुए, आपने कुछ अग्रेसिव मार्केटिंग करी, कोई ब्रांडिंग करी, मतलब व्हाट वर द लेवर्स? अगर हम एक लेवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचें, क्या इनेबल करता है कंपनी को 2 से 30 जाने में, 30 से 50, 50 से 100 जाने में? से ग्रोथ में ना एक ही चीज हेल्प करती है, वो है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। बट इंडिया में ना सिर्फ सिस्टम एंड प्रोसेसेस नहीं चलते, उसके साथ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको करनी पड़ती है फॉर योर कस्टमर्स। तो हमने नो डाउट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर काम किया। वी आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द वेरी गुड ERP सिस्टम, लॉजिस्टिक्स करके एक हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का है। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट विच हेल्प्ड अस ग्रो, सिस्टमाइज किया, हमारे जो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन आवर प्रोडक्टिविटी। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था भी आप सिस्टम और प्रोसेसेस के काम करो। टीम तो ज़रूरी है ही है, विदाउट टीम सिस्टम्स आर नथिंग एंड विदाउट सिस्टम टीम्स आर नथिंग। करेक्ट। सो उसके ऊपर जो काम था हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। सिस्टम प्रोसेसेस के ऊपर काम किया हमने। मार्केटिंग हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ा, जैसे मैंने बताया, आवर वर्क स्पीक्स फॉर अस। सो जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्लाइंटल हमारी सर्विस से खुश होते हैं, तो वो और लोगों को बोलते हैं, जिससे कि हमारा क्लाइंटल बढ़ता ही जा रहा है। मार्केटिंग एक्चुअली स्पीकिंग हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कभी किया ही नहीं मार्केटिंग के ऊपर। उसमें हमेशा हमारा थोड़ा सा कंजूसी ही हमने करी है। और यही है, मतलब ग्रोथ का सिर्फ 2 करोड़ से आज 400 करोड़ तक पहुंचने का सबसे बड़ा राज यही है भी हमने सिस्टम और प्रोसेसेस के ऊपर बहुत काम किया है। जैसे कोई एक एग्जांपल अगर आप शेयर करो। मतलब आज हम जो सिस्टम, हमारी जो कुरियर कंपनी है क्विकशिप, उसके अंदर हम प्लेटफॉर्म है हमारा। जैसे आप अपनी एयर टिकट बुक करते हो मेक माई ट्रिप पे, वैसे ही आज आप अपनी शिपमेंट्स बुक कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। सो लोगो इज कंपेयर शिप एंड रिलैक्स। सो यू कैन कंपेयर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। यू कैन जस्ट बुक योर पार्सल ऑनलाइन। इट विल गेट पिक्ड अप फ्रॉम योर होम। इट विल गेट डिलीवर्ड विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी इश्यूज। सो वो सारे सिस्टम हम जो लेके आए, यही अब हम शिपिंग के अंदर करने जा रहे हैं, एयर फ्रेट के अंदर करने जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और AI ने ना अभी काम करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो हम लोग अभी वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन AI टूल्स, इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप बॉट, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, सब बहुत उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा।
तो वो फीलिंग कैसी थी जब आपने 100 करोड़ हिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, इट वाज अमेजिंग। मतलब कभी सोचा भी नहीं था भी इतनी दूर आएंगे, बट अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ, जो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट बहुत बड़े हैं। ग्लोबली हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मेरे को लगता है जो हमारा क्विकशिप ब्रांड है, ये इवन आईनेक्स को भी सरपास करेगा अगले आने वाले 2 साल में। बिकॉज जो ई कॉमर्स बूम है इंडिया के अंदर, जो ऑनलाइन सेलिंग का जो बूम है, एवरीबडी वांट्स टू सेल ग्लोबली, एंड यू नो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। टुडे यू कैन सेल इन यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, एनीवेयर यू कैन सेल सिटिंग इन इंडिया। You Correct. don't have to go meet anybody. Just create an account on Walmart or Amazon and you start selling, Yeah. start shipping. Hmm. But for that you need to have a right partner who can help you. And Quickship is creating that environment to help businesses go overseas. Does it also help people find customers? We are not into that as of now. For that, there are e-commerce marketing agencies which help the customer, but we guide them, through our knowledge seminars and Okay. our blogs and everything. तो थोड़ा ना मेरे को इंडस्ट्री समझना है, नहीं। राइट? लेट्स अज्यूम कि कस्टमर इंटरनेशनल शिपिंग के लिए लेट्स से 1,000 रुपये पे कर रहा है, राइट? कुछ उससे सामान ऑर्डर किया, 1,000 रुपये शिपिंग कॉस्ट है, एंड इन डोमेस्टिक शिपिंग के लिए मान लेते 100 है। आप उसका ब्रेकडाउन बता सकते हो कि अगर मैं 1,000 पे कर रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहा है, अगर मैं 100 पे कर रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहा है? मैं इंटरनेशनल की बात ठीक है। कर सकता हूँ। इंटरनेशनल में क्या है, एक आपका पिकअप कॉस्ट है। मान लीजिए आप दिल्ली में बेस्ड हैं, या अम्बाला में बेस्ड हैं, या पंजाब में बेस्ड हैं, तो वहाँ से एक सेंट्रल हब है। सो इंडिया में 4 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता भी है, बट ज़्यादा बिजनेस जो है वो इन्हीं 4 एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है। तो कस्टमर के यहाँ से फैक्ट्री से या उनके डोर स्टेप से पिकअप करके लाने की एक कॉस्ट है। दिल्ली तक, सपोज दिल्ली हब की हम बात करते हैं, वो कॉस्ट बहुत मिनिमल है, वेरी वेरी मिनिमल। परसेंटेज वाइज 2-3%। Okay. वो पिकअप कॉस्ट हम 20-30 रुपए में, मतलब वो यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा। 2-3 रुपए, 5 रुपए किलो में पहुंच जाता Okay. है, 8 रुपए किलो। आजकल थोड़ा कॉस्टली हो गया, तो 8 रुपीज़ है केजी। तो अगर 100 रुपीज़ टोटल है तो 8 रुपये आपका कॉस्ट है पिकअप करके लाने का, कहीं से भी नियर बाय एरिया से दिल्ली में। उसके बाद आप कस्टम क्लियरेंस करवाते हो, विच इज़ वेरी वेरी चीप इन इंडिया। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आधा 1 रुपया, अच्छा। 1.5 रुपया पर किलो आपका वो कॉस्ट आता है कस्टम क्लियरेंस का। मैं बल्क शिपमेंट की बात कर रहा हूँ। स्मॉलर शिपमेंट में 15-20 रुपये पर शिपमेंट की वो कॉस्ट होती है। जो मेन है वो लाइन हॉल है। लाइन हॉल मीन्स जो हम स्पेस बुक कराते हैं एयरक्राफ्ट्स के अंदर या शिपिंग कंपनीज के साथ कंटेनर्स वगैरह की, वो अराउंड 65-70% कॉस्ट होता है। अच्छा। और बाकी फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, वहाँ पे हम लोग कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द सर्विस क्या चूज किया आपने। देयर आर डिफरेंट इंको टर्म्स इन द बिजनेस। व्हाट टर्म्स? इंको टर्म्स, जिसके बेसिस पे बिजनेस होता है। INCO। इनको टर्म्स, या तो उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका बिजनेस जो है वो किस स्टेज तक आपको डिलीवर करना है। अगर Can you give some examples of this? FOB है, फ्री ऑन बोर्ड, विच इज वेरी वेरी पॉपुलर इंको टर्म। जनरली जितने बिजनेस ओनर हैं FOB प्रेफर करते हैं। फ्री ऑन बोर्ड है। एक्स वर्क का मतलब ये आपकी फैक्ट्री से उठा के वो लेके जाना है और लास्ट उनके फैक्ट्री तक डिलीवर करना है। तो top 5-6 terms can you mention and can you explain कि वो क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड, FOB के अंदर मतलब आज आप मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो शिप है या जहाज है, जो एयरप्लेन है, उसके ऊपर चढ़ाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्सपोर्टर आपकी है। Okay. उसके बाद का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसाइनी की है, बायर की है। अच्छा। तो ये इंको टर्म्स ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं भी आपकी फैक्ट्री से लेके उनकी फैक्ट्री तक पहुंचने में जो गुड्स की मूवमेंट है उसमें किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए शिपर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए कंसाइनी उनकी क्या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया FOB कि मेरा बस सामान चढ़ाने तक का काम है। सामान चढ़ाने तक का आपका काम है। उसमें पिकअप से लेके कस्टम क्लियरेंस करा के
एयरलाइन को हैंडओवर तक करने का आपका काम है, वो खर्चा आपके उसमें आता है। उसके बाद के जितने भी है, इंश्योरेंस है, एयर फ्रेट है, वो वहाँ सब पे बायर देखेगा। डेस्टिनेशन कस्टम क्लियरेंस है, डेस्टिनेशन डिलीवरी है, वो सब बायर के उसमें आता है। और क्या टर्म्स हैं जो सबसे फेमस एफओबी है, उसके बाद एक्सवर्क्स है, मतलब आपकी फैक्ट्री से ही बायर उठा लेगा सब अच्छा, कुछ, ओके और उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, ओके, बायर की है। आपको कुछ नहीं करना, आपने बस माल रेडी करना है, पैक करना है, हैंड ओवर कर देना ठीक है, है बायर के नॉमिनेटेड एजेंट को, और हम्म, वो वहां से उठा के उसके डोर स्टेप तक ले जाएगा। ओके, तीसरा है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, जिसके अंदर की जो कॉस्ट है वो भी आपको देखनी है, जो इंश्योरेंस है वो भी आपको एज ए सप्लायर और सेलर आपको देखना है, और फ्रेट भी आपको देखना है। आपने डेस्टिनेशन का जो पोर्ट है वहां तक जाके माल छोड़ देना है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस करवाना, वहाँ के लोकल चार्जेस, डिलीवरी का खर्चा, वो सारा सेलर है। ओके, तो ये कंप्लीट चार्ट है विच फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। इंटरेस्टिंग। जी, तो ये सब नॉलेज बहुत जरूरी है। कोई भी नया बिजनेस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, until unless you understand these Incoterms, you won't be able to negotiate good price with your supplier or buyer. राइट। सो थोड़े इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस की बात करते हैं, राइट? एंड वी हैव नेम्स लाइक शिपमेक्स, कोगोपोर्ट, जो दे वर लाइक प्रीटी बिग कंपनीज एंड देन इट डिडंट वर्क आउट। ऐसा क्या है, मतलब व्हाई इज इट सो हार्ड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? क्या पिटफॉल्स आते हैं जो लोग नेविगेट नहीं कर पाते? नहीं, इस इंडस्ट्री में मैं नहीं कहूँगा भी सरवाइव करना डिफिकल्ट है, बट द वे यू वर्क इज, ये जो भी आप नाम ले रहे हो ना, ये सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत अच्छे फंडिंग रेज किया, एंड इन ऑर्डर टू गेन द मार्केट शेयर, तो उन्होंने अंडर सेल करना शुरू किया, जिस वजह से दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर द लॉन्गर टर्म, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा था, बिल्ड किया बिजनेस अंडर कट करके, मतलब आप 100 रुपए का बाय करके 80 रुपीज का सेल कर रहे हो, 20 रुपीज का लॉस कर रहे हो। आप कोई भी आज की डेट में टेक कंपनी उठा के देख लो। सो आई एम प्राउड टू से दैट क्विकशिप, जो हमारा एक ब्रांड है इंटरनेशनल कुरियर और एक्सप्रेस के अंदर, इंडिया फर्स्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। 100 करोड़ का टर्नओवर होने के बावजूद भी हमने कभी पैसा गवाया नहीं है, हमेशा कमाया ही है, चाहे कम कमाया बट कमाया। So we are on the path of being a 1,000 crore company in next 2 years. We are launching our own platform, tech enabled platform. But हमारा उसमें भी यही रहेगा, we always want to do profitable business. We don't want, because it's our own money, bootstrapped है, Bootstrap. and hard earned money. You know the story, yeah. So, Right. तो कुछ वो नहीं है। तो इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती यही की भी लोगों का पैसा Burn कर उठा लिया। के बर्न किया, अंडर सेल किया, जस्ट टू गेन द मार्केट शेयर। बट लॉन्ग टर्म ये सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनको ऑपरेशनल नॉलेज नहीं थी। हमारी कंपनी ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वी आर मैनेजिंग एंड टू एंड एवरीथिंग। हमारा अपना पिकअप है, अपना कस्टम ब्रोकरेज है, अपना एयरलाइंस के साथ टाई अप्स हैं, शिपिंग लाइंस के साथ टाई अप हैं, अब वो कहीं पे डेस्टिनेशन rely पे नहीं हमारे करना। पार्टनर्स बहुत अच्छे, वी आर पार्ट ऑफ WCR नेटवर्क। तो वहाँ पे हमारे जो पार्टनर हैं सारे वेटेड हैं, इंश्योर्ड हैं। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एनी शिपमेंट फॉर अस इज इंश्योर्ड अप टू $100,000। Okay. तो कभी भी आप यू कांट गो रॉन्ग You एनी can't go टाइम। wrong. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए फिजिकल एसेट्स होना, अपने खुद के वेयर हाउसेज होना बहुत जरूरी है। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। वेयर हाउसेस हमारे पास हैं, बट दोज आर ट्रांजिट वेयर हाउसेस। वी डोंट स्टोर एनीथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, सो दैट इज अनदर बिजनेस। वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर बिजनेस, बट आवर फोकस इन आईनेक्स एंड क्विकशिप इज मोर ऑन freight forwarding, immediate movement of the goods. Okay. If we have to store, we just have to keep for 1 or 2 days just to wait for the airline to give go ahead, or the shipping line to provide us the container to stuff. Otherwise we don't do long term storage, but we will definitely get into warehousing distribution. But हमने एक अपना 5 years प्लान बना रखा है अभी, कब किस बिजनेस में हमें एंटर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। तो सी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, राइट? एंड आई एब्सोल्युटली एग्री कि दैट्स द राइट माइंडसेट टू हैव। सो फॉर पीपल वॉचिंग दिस टुडे हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस इन लॉजिस्टिक्स, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वैलिडेटेड एंड अनटैप्ड? सी, अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। अभी जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल कुरियर और ई कॉमर्स की बात करूं, सिर्फ लॉजिस्टिक विल बी $15 billion बिजनेस अक्रॉस इंडिया। आप उसमें वी आर जस्ट डूइंग
very very minuscule business as of now. हम्म, तो अपॉर्चुनिटीज हर के लिए हैं. बहुत सारी कंपनीज अभी नई आई हैं, इस मार्केट में आई हैं. देयर आर ब्रांड्स लाइक जीना एंड कंपनी एंड अदर कंपनीज हु आर देयर 100 years से भी ज़्यादा पुरानी है वो कंपनीज, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन टू दिस रेस, ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग. सो अपॉर्चुनिटी बहुत है, नए प्लेयर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है. इवन फ्रेश आजकल आपने ये जो ट्रेंड देखा है, IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं, दे आर स्टार्टिंग डिलीवरी. अगर आप नाम सुने, एक वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक एग्जांपल विच इज सक्सेसफुल. They started from a garage and today हाँ. they are one of the largest company. अभी ecom express को उन्होंने टेक ओवर किया है. सो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे फेलियर्स भी हैं. अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट उसके लिए आपको पहले तो राइट माइंडसेट होना भी. आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ क्विक पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं तो ये बिजनेस नहीं है उसके लिए ट्रेडिंग बिजनेस कीजिए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कीजिए, वहाँ पे आप कर मैं सकते उस हो. पे भी आ रहा हूँ, बट टू बी मोर स्पेसिफिक राइट, आप क्या आप ऐसे बता सकते हो कि यार देखो लॉजिस्टिक्स में ये 3-4 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लो मार्जिन है, यहाँ पे हाई मार्जिन है, और कोई ऐसी चीज़ है जो आज नहीं हो रही है बट जो बंदा इसको देख रहा है वो जाके कर सकता है, या जहाँ पे कंपटीशन कम हो? कंपटीशन तो हर जगह है, बट जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वो है एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का मिलना. तो किस वहाँ चीज़ के लिए? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की अगर बात करें, बट उसमें भी स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक है. आज की डेट में ना सब कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है. पीपल वांट ईज ऑफ यूज ऑफ एनीथिंग. मेक माई ट्रिप आया, उसने ईज माई ट्रिप आया, उन्होंने हमारे जो ट्रैवल को चेंज कर दिया. होटल्स के लिए booking.com है, ओयो रूम्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हमारा बुकिंग. आज आपको गाड़ी बेचनी है, खरीदनी है, कार देखो है, बहुत सारे ऐसे ट्रैक प्लेटफॉर्म आए. एंड दिस इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इन क्विकशिप नाउ. सो वी आर बिकमिंग ए टेक enabled Logitech company instead of a logistic company, a Logitech company. Okay. So there is immense opportunity, and $15 billion market share is only for India. If you see globally, it's much bigger picture. So you would say कि आज भी लोगों को एंटर करना चाहिए ये बिजनेस? 100%. अच्छा, 100%. बहुत स्कोप है ऑलरेडी. अगर आप देखो ना, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे, अगर महिपालपुर एरिया दिल्ली में एक एरिया है जो लॉजिस्टिक का जिसको हब मानते हैं, वहाँ पे आज भी 5 से 6,000 कंपनीज हैं छोटी छोटी जो काम कर रही हैं. अच्छा, बट क्या हर लॉजिस्टिक कंपनी उतना ग्रो कर पा रही है? नहीं. कुछ कस्टमर को मैनेज करना इजी है, 1 2 3 4 5 10 15 कस्टमर. व्हेन यू work at a scale, then it is very difficult because you need to bring in people, you need to bring in technology. Right. Or unfortunately or fortunately in India, logistic is a very capital intensive in terms of working capital, क्योंकि यहाँ पे लोगों को उधार की आदत है. क्रेडिट बहुत ज्यादा, वो तो आपने क्रैक कर ही रखा है. तो अभी क्विकशिप में हमने क्रैक किया है, आईनेक्स में अभी स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट. और जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है ना, वो अनेबलर है इस इंडस्ट्री का. आईनेक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, क्विकशिप में तो हमने वॉलेट सिस्टम किया है. ऑलमोस्ट हम लोग कैश एंड कैरी बेसिस पे हैं. आप रिचार्ज करो अपना वॉलेट, आप बुक करो और शिप करो. आईनेक्स के अंदर अभी भी ये है, अगर कैपिटल का वो नहीं होता तो आज हम 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ कभी भी कंपनी बन सकते हैं. सो नो डाउट, बिकॉज बूटस्ट्रैप थे, जीरो कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था, तो इस लेवल तक पहुंचे हैं. बट नाउ द बैंक्स आर सपोर्टिंग अस. नाउ द ये जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं यूनिकॉर्न बनने की, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इन क्विकशिप. IPOs हैं, SME IPOs हैं, तो we are also planning to launch IPO for iNext next year. So you spoke about कि पैसे बनाने तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो, तो थोड़ी उसी की बात करते हैं कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको करना है, राइट? एंड इतने लोगों के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस करे हैं, या यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढा उसके साथ पार्टनर करके ब्रांड लॉन्च कर दिया है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? अपॉर्चुनिटी रिटेल के अंदर, D2C ब्रांड के अंदर बहुत है अभी. इंडिया से अगर आप आने वाले टाइम में देखोगे, बहुत सारे, नॉट 1 2 3, आई कैन नेम हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड. दे आर डूइंग ग्रेट वर्ल्ड वाइड. आप चाहे कॉस्मेटिक्स के अंदर आप देख लो,
आप आयुर्वेदा के अंदर देख लो, आप स्पाइसेस के अंदर देख लो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। तो अगर मैं ये 3 एग्जांपल्स पकड़ूं, आयुर्वेदा, स्पाइसेस, कॉस्मेटिक्स, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा खरीदती है तीनों के लिए? नंबर 1 यूएस था तीनों के लिए? अभी तक था, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर है तो लोग थोड़ा सा अभी डरे हुए हैं अभी कैसे हम शिप करें। उसके लिए भी हम सोल्यूशन लेके आए हैं। अच्छा। अभी पता नहीं है कौन सी आइटम के ऊपर ट्रम्प अंकल क्या टैरिफ लगाते हैं या कैसे करते हैं, तो अभी सब लोग थोड़ा सा डाउट में हैं। बट उसके लिए हम डीडीपी सोल्यूशंस लेके आए हैं, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। भी आपको टेंशन नहीं करनी है, हमने एक प्राइस आपको दे दिया, वो ही रहेगा, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा, तो जो आपका मेन क्वेश्चन था अभी कैसे इसको अंदर जा सकता है। यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, बट अभी यूएस के बाद बहुत सारी अदर मार्केट्स ओपन अप हो रही हैं, जैसे जीसीसी कंट्री है, यूएई है, सऊदी है। यहाँ पे बहुत डिमांड इंक्रीज होने वाली है आने टाइम में। अभी हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो हमारा जो D2C रिटेल है वो बहुत बढ़ेगा, वहाँ पे ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ेंगी और ये कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है? मतलब वो अमेज़न वगैरह के थ्रू हो रही है? बहुत सारे, हर कंट्री का स्पेसिफिक है। नून है उधर अफ्रीका साइड पे आप जाओगे, इधर आप सॉरी जीसीसी कंट्रीज में जाओगे, नून है इधर आपका। अमेज़न इज द लार्जेस्ट। तो आपको वहाँ पे पीपल आर मेकिंग hell lot of money on selling internationally through these platform। अभी वॉलमार्ट ओपन हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाके सेल कर सकते हो अगर आप D2C ब्रांड हो। अगर आप लोग B2B है, B2B के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड वाइड। जैसे यहाँ से आप यू नेम एनी कमोडिटी, इंडिया वो एक्सपोर्ट करता है। नहीं, वो तो है, बट फिर ये भी होगा ना कि उसके MOQs होंगे, उसमें आपको क्रेडिट साइकिल मैनेज करना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ है जो इंडिया एक्सपोर्ट तो कर रहा है, बट बहुत कम एक्सपोर्टर्स हैं उसके, जहाँ पे गैप है कुछ। जैसे मैंने बताया, ये जितने नए हैं ना, आयुर्वेदा हो गया, पहले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था। कॉस्मेटिक्स इंडिया से बहुत कम, हम लोग इंपोर्ट ही करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे, कोरिया से अभी भी बहुत इंपोर्ट होता है। बट नाउ आफ्टर मोदी जी का जो मेड इन इंडिया विजन है, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट इन सब आइटम्स के, हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। टेक्सटाइल हमारे बहुत, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड माई कस्टमर्स, दे हैव ग्रोन 10x इन लास्ट 3 years। How? Because I would have assumed कि टेक्सटाइल इज सैचुरेटेड ऑलरेडी, जिसको करना था वो कर रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है। और लोग नहीं, बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं अभी हर इंडस्ट्री के। आप नेम, आप किसी भी कम्युनिटी में बोलो, आई कैन गिव यू 10 एग्जांपल भी बहुत। और बट उसके लिए क्या है, आपको इनोवेशन लेके आना, प्रोडक्ट इनोवेशन आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे क्या इनोवेशन किया इन लोगों ने? अब आप शुगर कॉस्मेटिक की बात कर लो, उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो चाहिए, मामा अर्थ की आप बात कर लो, जो बेसिक नीड थी। अगर आप मामा अर्थ वाज एस्टैब्लिश ऑन द भी, उनका जो मैंने स्टोरी सुनी थी भी, अपने बच्चों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स वो ढूंढ रहे थे। आज वो सिर्फ इंडिया में नहीं बेच रहे, दे आर एक्सपोर्टिंग इन द वर्ल्ड। डॉक्सी च्यू करके एक ब्रांड है जो कि मेरा बहुत फेवरेट वो ब्रांड है। उन्होंने दे मेक फूड स्टफ फॉर पेट्स पूरे वर्ल्ड में। आज वो यूएस में उनका वेयर हाउस है, कनाडा में अच्छा सेल कर रहे हैं। वादम टी, वन ऑफ आवर कस्टमर, दे हैव ग्रोन। आप नाम करो सेलिब्रिटी, दे आर प्रमोटिंग वादम टी के जो चाय है, कभी आप पीना वादम की चाय। तो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो सारी चीजें ना। टी एक्सपोर्ट हैज ग्रोन, और प्रीमियम टी, इट्स नॉट वेरी चीप। तो वो नहीं है 400-500 रुपए किलो वाली चाय, 5,000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो की चाय। बट इसके लिए कोई कस्टमर कैसे ढूंढे? मान लो लोगों ने 2 चीजें यहाँ पे, राइट? पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, क्या रिसर्च वो कर सकता है ताकि उसको पता चले कि यार ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ ये मार्केट में, और उसके लिए वो कस्टमर कैसे ढूंढे? डाटा आज की डेट में ना बहुत इजीली अवेलेबल है। देयर आर वेबसाइट लाइक वोल्जा एंड ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, वो सब वेबसाइट है। अलीबाबा, आज अलीबाबा नोन टू बी ए चाइनीज साइट, भी चाइनीज सप्लायर ढूंढना हो आप अलीबाबा पे जाइए। बट आज आप इंडियन सप्लायर भी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। नहीं, बट मुझे सप्लायर नहीं ढूंढना, मुझे ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ। उसके लिए आपको डाटा चाहिए। वो डाटा आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। कोई भी वेबसाइट का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, कौन सी कंट्री में क्या आइटम कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, किस रेट पे जा रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको डाटा बाय करना है। आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर, डेटा, इट्स वेरी चीप, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एक मेंबरशिप वोल्जा की अगर आपने लेनी हो, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए एनुअल
पैकेज में मिलती है एंड यू कैन डाउनलोड एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कितना भी वो ले सकते हो। उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं लाइक CII, FICCI, एक्सपोर्ट फेडरेशंस, ये जितनी फेडरेशन है ये आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने में, ये एग्जीबिशन वगैरह में आपको हेल्प करती हैं। आप सबसे अगर तो आप B2B में हो तो एग्जीबिशन इज द वे टू गो। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट चूज करना है, पहले तो आपको उसको रिलेट सर्च करनी है, डाटा के ऊपर काम करना भी, कौन सी आइटम किस मार्केट में बिक रही है ये और वोल्जा से डेटा मिल गया मेरे को। कितना इनोवेशन उस प्रोडक्ट के अंदर आप लेके आ सकते हो, वो आपकी रिसर्च है जो कि डेटा बेस्ड होनी चाहिए और उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हो। इसके बाद आप कैसे मार्केट करोगे? आजकल मार्केटिंग का ना बहुत सिंपल वे है। आज आप इंस्टाग्राम उठा के, आई फील सो हैप्पी भी एक पंजाब में लेडी बैठी हुई है और करोड़ों रुपए का सामान बेच रही है इंटरनेशनली, अपने सूट्स, अपनी जुत्ती, अपना हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, और बिक रहा है। क्या प्राइस पॉइंट पे? अच्छे प्राइस पे। जो इंडिया में बेचते हो उससे तो काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आप बेचते हो। और बस मतलब वो Amazon पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया और यहाँ से शिप कर दिया। आज हमारे क्विक शिप के अंदर अगर आप आओगे कभी भी हमारे वेयर हाउस में, 70% शिपमेंट जो होती हैं वो छोटे छोटे गांव में जो लोग सामान बेच रहे हैं, पंजाब में, लुधियाना में, अमृतसर में, वो उन सेलर्स की शिपमेंट्स होती हैं हमारे पास। ओके। और एक एक बिजनेस 5-5 हजार, 10-10 हजार शिपमेंट, D2C की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, और B2B में तो बल्क में जाता है। मतलब एवरीबडी लव्स इंडियन प्रोडक्ट्स। जो हमारी जो कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे स्पाइसेस जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारा हैंडीक्राफ्ट जाता है, पूरे वर्ल्ड में हमारा टेक्सटाइल्स जाता है। तो ये अगर कोई काम करना चाहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, चलो उसने डेटा ये वॉल्जा से निकाला, अपनी रिसर्च करी, अपना इनोवेशन किया, और फिर या तो D2C एड्स रन करके ऑर्डर्स जनरेट शुरू करने, या फिर एग्जीबिशंस अटेंड करके B2B ऑर्डर्स क्रैक। B2B बिल्कुल है ना। एंड देन शिपिंग पूरा आपने फिगर आउट किया एंड योर कंपनी हैज स्टार्टेड। इज इट इजी टुडे और इज इट हार्ड? लाइसेंस वगैरह मिलना? No, it's very easy. Very easy. Like you can be an exporter in 7 days. Okay. You can be an importer in 7 days. इम्पोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी है? बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। आप आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट जो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है या इंडिया में उसकी डिमांड क्रिएट की जा सकती है। एक डियोडैप करके एक कंपनी है, गुजरात बेस्ड है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 15,000 से ज्यादा SKUs वो आइटम्स इंपोर्ट करते होंगे आज की डेट में, एंड लोकल ये अमेजोन पे इस पे सेल करते हैं। बट इसके लिए ये क्या कैपिटल इंटेंसिव है, या कोई बंदे के पास अगर 4-5 लाख है तो वो शुरू कर सकता है? आप जितना मर्जी छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। 4-5 लाख इज अ गुड मनी। अच्छा। मैं तो 0 से 400 पे ले आया, तो 4 लाख 5 लाख होंगे तो कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। एंड ये करते टाइम क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए लोगों को? ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी भी चीज पे, किसी भी आदमी पे। अपना ड्यू डिलिजेंस करो, हर चीज को प्रॉपरली रिसर्च करो। क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में मत ऑफर करो। अच्छा। क्रेडिट आज आप बेचने जाओगे तो आप कितना भी टर्नओवर आप कर सकते हो, बट उसमें आपको पैसे की रिकवरी का बहुत रिस्की वो रहता है। देयर आर सेफ मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्ट्स करो, वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी है, एडवांस पेमेंट्स के ऊपर भी है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नॉलेज बहुत आपके पास आ जाएंगे। मैंने तो पूरा बुक लिख के दे दी है, ऑलमोस्ट फ्री है नॉलेज। आप बुक पढ़िए, आप वैसे ही एक्सपोर्टर बन जाओगे। अरे थोड़ा ऑडियंस के लिए हम करते हैं, राइट, कि एक 3PL और 4PL में क्या डिफरेंस होता है? 3PL, there are companies who execute certain part of your logistic business जो आपका एग्जिट करते हैं। जो 4PL है, we call ourselves as a 9X, we are the India's first 4PL company। ओके। ठीक है, तो उसमें हम आपके जितने भी लॉजिस्टिक से रिलेटेड, सप्लाई चेन के जितने भी उसको हैं, we get it done through others, but we put everything together। Okay। उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लॉजिस्टिक की, वो सब हम लोग और करते हैं। 3PL क्या नहीं करता फिर? 3PL सिर्फ कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करता पूरा है। का पूरा नहीं करे? पूरा का पूरा नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टर है, उसका काम है भी इधर से लेके उधर लेके जाना। हम लोग एज ए 4PL कंपनी, वी आल्सो आउटसोर्स एवरीथिंग, बट वी मैनेज, वी प्रोवाइड दैट डायरेक्शन। वन सेंट्रल पॉइंट जो सब कुछ देखेगा। बिल्कुल 100%। एंड कस्टम्स ब्रोकरेज आपने समझा ही दिया था।
थोड़ा मेरे को लॉजिस्टिक्स के स्कैम के बारे में बात करनी थी, बिकॉज ये दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो प्रोन टू अ लॉट ऑफ स्कैम्स, राइट? कोई स्टोरीज आपको पता हो और आप कैसे कंज्यूमर्स को बताना चाहेंगे कि वो स्कैम्स अवॉइड करें? आज की डेट में ना सबसे इम्पोर्टेंट है दैट आप किसी के साथ भी काम करते हो, खास करके लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, हमारे साथ भी हुआ है जब व्हेन वी स्टार्टेड अगर आज कुछ रेट एक्स चल रहा है मार्केट में और कोई आपको उससे 30% 40% कम रेट में आपको लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली स्कैम है। तो बड़ी बड़ी कंपनी है, कंपनीज लाइक वीडियोकॉन हैज बीन स्कैम्ड। देयर आर कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं आपके सामने ले सकता, उनके साथ ये स्कैम हुआ क्या है। होता है इसका? आज आपको ईमेल्स आएगा भी हमारा ये रेट ऑफर है, हाँ। आप इसको अवेल करो। आप बोलते हो यार लॉजिस्टिक कंपनी है, अच्छी वेबसाइट बना रखी है, बट वो एक्चुअल में वो स्कैमर्स होते हैं। चाइना में बैठ के बहुत ज़्यादा होता है, थाईलैंड में बैठ के बहुत ज़्यादा होता है। आप अपनी शिपमेंट उनको इंटरेस्ट कर देते हो, आप दे देते हो, फिर वो आपके बीएल होल्ड करके बैठ जाते हैं। शिपिंग करवा देंगे, बट जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तो आप उनको शिपमेंट को अपना छुड़वा नहीं सकते, कस्टम क्लियरेंस नहीं करवा ले। देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू, भी हमें इतना पैसा दोगे कभी हम बीएल रिलीज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, भी हर शिपमेंट का ना कुछ फ्री स्टोरेज टाइम मिलता है। जैसे एयरपोर्ट पे सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, सी पोर्ट पे आपको 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे मिलते हैं। आप उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे आप शिपमेंट नहीं छुड़वा पाओगे। यहाँ पे आई हुई है शिपमेंट, वहाँ पे स्टोरेज लग रहा है, डैमरेज लग रहा है, डिटेंशन लग रहा है, वो कॉस्ट पड़ रही है। दूसरा, आप ब्लैकमेल हो रहे हो। वो क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक आपने छोटा सा लालच किया भी मेरे को सस्ता मिल रहा है। दूसरा, आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो भी कौन सी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। आज की डेट में आप महिपाल की मैं बात करूं तो एक छोटे से कमरे में 2 लोग बैठ के भी लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे हैं, बट आप अपना करोड़ों रुपए का माल उनको दे रहे हो, अपनी बड़ी बड़ी शिपमेंट्स आप उनको हैंड ओवर कर रहे हो। कल को उस कुछ डिले होता है या किसी तरह का भी कोई नुकसान होता है या कोई मिस हैपनिंग होती है, व्हाट विल यू डू विद देम? So these are the scams that are going बहुत on. बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। अभी तो बहुत बढ़ गया है टेक्नोलॉजी। एक वरदान भी है तो एक अभिशाप भी है, तो जिसकी वजह से ये सारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट एज एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर समबडी नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल द पार्टनर दे चूज। सिर्फ रेट्स के ऊपर नहीं आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितने ऑफिस हैं, कितना स्टाफ है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, किसी का अगर पैकेज कस्टम्स में स्टक है तो वो क्या कर सकता है? पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए आपको एक अच्छा कस्टम ब्रोकर चाहिए जो आपको हेल्प कर पाए, क्योंकि कस्टम ब्रोकर एक जस्ट डॉक्टर की तरह है। वो एनालाइज करके डॉक्यूमेंटेशन देख के बता सकता है भी क्या प्रॉब्लम है। कहीं पे वैल्यूएशन का इशू है, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, कहीं पे कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। तो जनरली कस्टम जो रोकता है शिपमेंट, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से रुकती है। भी आपने जा तो कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं दिया है तो वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए वो नहीं आपको दिया है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वेयर एन ए गुड कस्टम ब्रोकर कैन एक्चुअली हेल्प यू। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, भी मेरी ये शिपमेंट आई हुई है, मैंने एक गिटार इंपोर्ट कर लिया, उसकी वैल्यू मैंने खरीदा 5 लाख में और 5,000 रुपये में मैंने इनवॉइस वैल्यू बना दी, वो कस्टम ने रोक लिया। अब मैं क्या करूं? भाई, यू नीड टू डिक्लेयर द एक्चुअल वैल्यू टू गेट इट क्लियर, बिकॉज कस्टम इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, दे हैव ऑल द डेटा विद देम। तुमको पता है कि 5,000 का गिटार नहीं आता, 5,000 का गिटार नहीं आता। बट क्या वो 5,000 की जगह सपोज 20,000 लिखता तो चल जाता कि नहीं? नहीं, मैं आई नेवर रिकमेंड टू माई कस्टमर कि आप अंडर वैल्यू करो। जो जेन्युइन है आप डिक्लेयर करो, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंटेशन में वी कैन गाइड यू, कस्टम ब्रोकर्स लाइक अस कैन गाइड यू, क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करवाना है, कौन सी एजेंसी आपको लाइसेंसिंग देगी। हमारा तो एक हमने स्पेसिफिक डिवीजन अपने कंपनी में क्रिएट किया हुआ है जिसको रेगुलेटरी सर्विसेज बोलते हैं। सो वी डील विद डीजीएफटी, वी डील विद बीआईएस, वी डील विद ईपीआर। आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं टू इम्पोर्ट एनीथिंग इनटू कंट्री। हम कस्टमर को गाइड करते हैं भी
क्या करेक्ट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन होता है, HSN कोड्स होते हैं ओके, हाँ। भी, अगर आप ये माइक मंगा रहे हो तो किस HSN कोड के अंदर जाएगा, तो आपको प्रॉपर डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि आजकल कस्टम्स के पास भी स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो ये सब एनालाइज करते हैं। अगर आपने गलत HSN कोड डाल दिया, दैट मीन्स दे विल पिक अप द रॉन्ग ड्यूटी, so which is a crime, so you have to Okay. declare, so we guide our customer भी कैसे HSN codes आपको करेक्ट क्लासीफाई करना है, करेक्ट वैल्यूएशन आपको डिक्लेयर करना है, Sure. करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वो देना है। तो ये सब अगर आप ध्यान में रखो तो कभी शिपमेंट स्टक ही नहीं होगी। एंड ट्रम्प के टैरिफ्स के ऊपर आपका क्या व्यू है? इतने बिजनेसेस हैं जो इससे इम्पैक्टेड हैं, हाउ शुड दे अडेप्ट टू दिस? So every country, I will not say I have my company in US, so I'm I cannot say much on this, but it is the right of every country to protect their domestic industry, to protect the revenue they are making from this, and to encourage exports and imports both, हर कंट्री का ये प्रोग्रेटिव है भी, वो कितना टैरिफ किस प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। हमारे यहाँ पे भी टैरिफ्स हैं, अच्छे टैरिफ्स हैं, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में वहाँ पे डिसीजंस हुए हैं, बहुत फास्ट डिसीजंस हुए हैं, और एग्जॉर्बिटेंट टैरिफ्स लगाए गए हैं, विच इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है भी, कोई सामान जो जहाँ पे बेटर बन सकता है, जहाँ पे बेटर सस्ता बन सकता है, अच्छे दाम में बन सकता है, उससे इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में लेके आया जाए। ठीक है, बट ये सारी चीजें, टू मच ऑफ टैरिफ इज काइंड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। बट कंपनीज कैसे अडाप्ट करें अब, जिनके जो इतना यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट थे, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? डिमांड कभी कम नहीं होगी, बट ये है भी थोड़ा बहुत बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट दिस गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्टर्स टू डाइवर्सिफाई, look for alternate markets, but US is going to stay, India का export वहाँ जाएगा, अभी भी जाएगा। This is, I believe tariff is a temporary thing, with this is going on between two, almost चाइना के साथ भी था, इंडिया के साथ भी है, कुछ और कंट्रीज के साथ भी चल रहा है, बट दिस इज a temporary thing, it will settle down very soon। श्योर। थोड़ा आपके पर्सनल साइड की बात करते हैं। जी, ऐसा कभी टाइम था जब आपको लगा कि यार सब खत्म हो गया और छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं ये? फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आई हैड टू टेक सम डिसीजन इन 2022, वेरेन मेरे लिए फैमिली की तरफ देखना बहुत ज़रूरी था। मेरी जो बच्चे थे बड़े हो रहे थे, एंड दे वांटेड टू हैव गुड लाइफ, गुड एजुकेशन। सो हमने डिसाइड किया, अपनी फैमिली को मैंने मूव किया कनाडा के अंदर। अच्छा। हाँ, सो माय फैमिली नाउ लिव्स इन कनाडा। ओ, सो वाइफ, योर चिल्ड्रन, एवरीवन? हाँ हाँ, so we have business in Canada, so we have 4-5 companies in Canada। लॉजिस्टिक तो है ही है, क्विकशिप भी वहाँ पे है, प्लस वी हैव फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इन कनाडा बाय द नेम ऑफ हाउस ऑफ ब्रांड्स कनाडा, जो मेरी वाइफ रन करती है। मेरी बेटी रेस्टोरेंट चला रही है, सबको अपने घर में एंटरप्रेन्योर बनाती है। तो वो है, तो लकीली गॉड इज वेरी काइंड। अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं तो सुबह उठते ही जब भी व्हेनेवर आई वेक अप, आई प्रे टू गॉड भी सबको ही इस मुकाम तक लेके आए और आगे बढ़ने की शक्ति दे। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि आपने कॉर्पोरेट करियर से स्टार्ट किया, सारा बूटस्ट्रैप किया है, राइट? हाउ इज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बिल्डिंग सच अ बिग बिजनेस चेंज्ड यू एज अ पर्सन, मेंटली, आपके हैबिट्स, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ? एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, आई कैन डू, आई हैव, इट्स नॉट दैट आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल। कुछ मैंने बिजनेसेस किए अपनी लाइफ में, मैंने गारमेंट फैक्ट्री लगाई, उसमें लॉस किया। कनाडा के अंदर हमने कुछ रेस्टोरेंट्स बाय किए, वहाँ पे हमने लॉसेस किए, बट एक चीज जो मेरे अंदर है भी, कोई भी दोज वर नॉट द लॉसेस, दोज वर द एक्सपीरियंसेस आई गेन्ड। losing money also gives you experience, so I have learned from those mistakes। so मैंने जो सबसे ज़्यादा मेरे को एक तो हम्बलनेस बहुत आ गई है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स बहुत हैं,
और मेरे को लगता है कोई भी सक्सेसफुल आज की डेट में आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आप उठा के देख लो, दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर दे हैव अचीव्ड। बाकी अगर हार्ड वर्किंग हो तो कुछ भी पॉसिबल है. So श्योर. there is, even impossible say I'm possible. So अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब लोगों का 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ रेवेन्यू टच होता है, दे आर मेकिंग गुड मनी, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इट्स हार्ड टू ड्राइव योर सेल्फ मोर, बिकॉज आपको जो चाहिए था लाइफ में आपको मिल रहा है काफ़ी हद तक, राइट? वॉट इज़ ड्राइविंग यू टुडे कि नहीं 100 से 400 पे पहुँचाया, 400 से 1000 पे पहुँचाना है, एक और कंपनी नई शुरू करनी है, ये ड्राइव कहाँ से आ रही है? वॉट इज़ मोटिवेटिंग यू टू वर्क हार्ड एवरी डे? ये ना माइंडसेट है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जब मैं कोविड टाइम पे ना वी मेड वेरी गुड मनी. कोविड में हमने बहुत काम किया. एक लॉजिस्टिक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से मेरे को लगता है दुनिया बच पाई. हाँ, सही बात है. लॉजिस्टिशियंस वर द एक्चुअल हीरोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हम लोग एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हम कोविड टाइम में घर पे बैठे हुए थे. तो उस टाइम पे हमें ये रियलाइज हुआ भी, कई लोगों को ये रियलाइज हुआ पैसे, मनी इज नॉट एवरीथिंग. मतलब आपकी हेल्थ, आपका वेलबींग हाँ, बहुत जरूरी है. मेरे को भी ये लगा भी हम इस दुनिया में आने का ना बहुत बड़ा पर्पस है. एंड दैट इज नॉट टू लिमिट योर सेल्फ इन 80 करोड़ और 100 करोड़. यू हैव टू मेक बिगर इम्पैक्ट. यू हैव टू क्रिएट ब्रांड वैल्यू. तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा भी मैं कैसे करूं, बिकॉज लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड ही कैपिटल है, लिमिटेड बैंडविड्थ है. तो उसको कैसे इंक्रीज करें. तो अभी मैं विवेक बिंद्रा साहब को सुन रहा था. वो कहते हैं भी, लोग कहते हैं भी जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, बट वो कहते हैं चद्दर बड़ी करो ना. ये सही बात. बिंद्रा साहब का कहना है भी अपनी चद्दर क्यों नहीं बड़ी करते. यही मैंने सीखा उस टाइम पे. कोविड टाइम पे मेरे अंदर ना वो था भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखना है. तो मैंने राहुल जैन सर को ज्वाइन किया उस टाइम पे. और वहां से जो थॉट प्रोसेस हमें मिला ना, वहां उस पे सीधा हमें टारगेट मिला 5000 करोड़ करने का. और उसको कैसे अचीव करना है वो भी एक रोड मैप उन्होंने हमारे साथ बैठ के बनवाया भी. आपने आज आप 50 करोड़ से 100 करोड़ से या 150 करोड़ से 5000 करोड़ कैसे पहुंचना है आपने. बट यहाँ पे ना आई जस्ट वांट आस्क वन क्वेश्चन कि थोड़ा सा लाइफ में कंफर्ट आ ही जाता है, राइट? जब आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप अपने आप को कंफर्टेबल करोगे, आप अपने आप को थोड़ा और अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करोगे. डज दैट टेक अवे द ambition और दैट ड्राइव जो पहले एक स्केर्सिटी से ड्राइव हो रहा था? कुछ लोगों के लिए होता होगा, बट मेरे लिए मैं जब भी कनाडा जाता हूँ ना, मेरे को ये लगता है भी मैं आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ. बिकॉज इंडिया के अंदर ही इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना कुछ करने को है. जो मैंने बताया 5000 करोड़ का जो हमारा ड्रीम है, वो किसी भी और कंट्री में जाके इम्पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल वहां पे भी होगा, बट जो स्पीड हम इंडिया के अंदर अभी लेके चल रहे हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो. आई मेट वन हमारे कस्टमर है, मैं नाम नहीं लूंगा. कैन यू बिलीव लास्ट ईयर उनकी टर्नओवर 600 करोड़ थी. दिस ईयर सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर 600 करोड़ थी. दिस ईयर दे क्लोज एट 6000 करोड़ एंड नेक्स्ट ईयर का 12000 करोड़ का उनका टर्नओवर. ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो? मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, किस चीज़ की? मोबाइल फोन पार्ट्स. अच्छा. मेरा एक और फ्रेंड है, बहुत बढ़िया मार्केटर है, मनदीप अरोड़ा. यूबॉर्न है. आप उनकी स्टोरी देखेंगे. एक करोल बाग एक शॉप से आज इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट किया. मेड इन इंडिया उन्होंने लेके आया. ये सब एक विजन से, एक पैशन से स्टार्ट हुआ. कुछ लोग हैं जो कंफर्ट में आ जाते हैं एंड बट मेरे साथ ऐसा नहीं है. मैं हमेशा से ही कुछ और पाने की, कुछ और बड़ा करने की चाहत. और मैं जब अपनी टीम को देखता हूँ ना, वो मेरे को सबसे ज्यादा, पैसा हमने बहुत बनाया है बिजनेस में, कमाया भी है, गवाया भी है, सब कुछ किया है. और गॉड इज वेरी काइंड. बट जब मैं अपनी इतनी बड़ी फैमिली देखता हूँ ना, 300 लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, और उनका आप मल्टीप्लाई कर लो, उनकी फैमिलीज भी अगर ऐड कर लो, तो दैट गिव्स मी सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो. और एक पर्पस भी देती है भी 300 से 3000 लोगों की टीम कैसे क्रिएट करनी है. आज 1000 कस्टमर हम सर्व कर रहे हैं. 10,000 कस्टमर मेरा टारगेट जो है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, 2 इयर्स के अंदर हमें बिल्ड करना है. और आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आप अपनी इस ड्राइव को, अपने इस मोटिवेशन को
कंटिन्यूड रखो, इसको प्रोटेक्ट करके रखो, कुछ आप ऐसा करते हो उसके लिए? मैं लर्निंग के अंदर, मेरे अंदर बहुत कीड़ा है। सो मैंने बचपन में या अपनी एजुकेशन में इतनी बुक्स नहीं पढ़ी जो इतनी मैं अभी पढ़नी स्टार्ट कर चुका हूँ। कोशिश करता हूँ whenever I get time, और लर्निंग in the form of books, in the form of trainings. I attend lot of trainings, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। आई ट्राई टू बी देयर। तो वही है एक चीज जो मेरे को मोटिवेटेड रखती है आगे लेके जाने में। एंड फाइनेंशियली हाउ इज लाइफ चेंज फॉर यू? मतलब आपने फुल जर्नी देखी है, तो व्हाट आर दोज अचीवमेंट्स दैट यू आर प्राउड ऑफ और हैप्पी ऑफ टुडे आफ्टर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? मेरे ना ऑफिस में एक विजन बोर्ड है। अच्छा। मैंने ना अपने लाइफ को प्लान किया हुआ, मेरा विजन बोर्ड पे सब चीज़ें हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने मैनिफेस्टेशन का राहुल जैन सर का कोर्स किया था। जब मैं स्टडी कर रहा था, मेरा एक विजन था भी मेरा ऐसी बिल्डिंग मेरी ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस होना चाहिए। आज गुड़गांव उद्योग फेस 5 में आप जाइए, 599 इज माई बिल्डिंग। जो मेरे विजन बोर्ड के अंदर बिल्डिंग, मैंने ऐसे ही इंटरनेट से वो पिक्चर लेके लगाई थी, वैसे ही दिखती है वो, बिल्कुल सेम डिट्टो। Oh, shit. आज कनाडा के अंदर मेरा घर है, मेरे विजन के बोर्ड के अंदर देखोगे डबल गैरेज, पोर्च होना चाहिए उसका, वैसा ही मेरा घर है। गॉड इज वेरी काइंड। मतलब बहुत कुछ अचीव करने को है अभी, बट जो भी आदमी की एक नेसेसिटी होती है, जिस लाइफस्टाइल को हम अभी जी रहे हैं, ये एक ड्रीम था। एक छोटे से गांव में बैठ के ये पॉसिबल नहीं होता। राइट। एंड आज आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो? पर्सनल फाइनेंसेस में मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अपने बिजनेसेस के अंदर ही है। जो भी हम अर्न करते हैं तो वी री इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू ग्रो द बिजनेस, नंबर 1। मेरी वाइफ जो अर्न करती है वो हम सेपरेट, शी इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड, शी इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टीज, डिफरेंट वो हैं। एक स्टेबल वो क्या कहते हैं, रेंटल इनकम वी ट्राई टू जनरेट। सबसे ज़्यादा मैं शेयर मार्केट में लॉस करने के बाद तो मैंने सोचा म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट बेट। तो उसके बाद तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कभी भी अपने डीमैट अकाउंट को हाथ लगाने की। डीमैट अकाउंट इज जस्ट टू, आजकल वो मैंडेटरी हो गया अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में, इवन मेरी कंपनीज के शेयर भी डीमैट फॉर्म में है। सो वो दोस पर्पसेस वी कीप डीमैट अकाउंट्स, अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज द ओनली वे टू। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, वेरी सेफ। और अभी तो गोल्ड है, सिल्वर है, इतना अप्रिशिएट हो रहा है। सो राइट टाइम पे अगर आपने बाय किया है तो दिस इज आल्सो हेल्पिंग। So let's talk about how does your day look like? Again, thanks to Rahul Jain sir, I started waking up early in the morning. पहले तो 4 बजे जब हम कोर्स कर रहे थे तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू वेक अप एट 4 o'clock एंड देन तो सोओगे कितने बजे आप? हम 10 बजे सो जाते अच्छा, थे। हाँ, बट अभी मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है। अभी मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई एम इन ऑफिस बाय 8 o'clock। सो एवरी डे बिफोर माई स्टाफ कम्स इन, आई एम इन ऑफिस। चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे कनाडा में हूँ, चाहे यूके में हूँ, 8 बजे मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है। और 8 से लेके आई एम वेरी वर्कहॉलिक, तो 8 to 8 काम करता हूँ। बट आई डोंट रिकमेंड भी इतना भी काम करना चाहिए। बट अभी बहुत सारा काम चल रहा है। टेक प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर काम चल रहा है। नए प्रोडक्ट्स इनोवेशंस के ऊपर काम चल रहा है। Then I want to launch my own, like you, learning platform for the, wannabe entrepreneurs के लिए, कैसे आप import export कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो But or every day it's like 12-14 hours of work basically. 12 hours at least. 12 hours at least. And is there like one skill that really helps you succeed? स्किल तो मेरा जो नेटवर्किंग स्किल्स है ना, दैट हैज रियली हेल्प मी to grow in life. So I am part of many networking organization also. Even we built our own networking platform, Growth is Life, Okay. जिसमें कि बहुत सारे entrepreneurs हैं. So networking and relationship building is one skill which has really helped me. And for any business owner, irrespective of the business you are in, it is a must. You need to learn how to interact with people, how to make friends, how to build relationships. Any tips for that? Start karo. Go out, meet people, don't hesitate to talk to people. People are very nice. So they can actually teach you which your books or your colleges can't teach you.
सो लर्निंग मैं एक बुरी आदत मैं बताता हूँ, मैंने ना सिगरेट अपने हाथ में लेके जब भी कभी नेटवर्किंग इवेंट में जाता था, सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप स्मोकिंग एरिया में ओके। होते हो, हाँ। आप बातें करते हो, आपको फ्री टाइम मिलता है। तो मैं पीता नहीं हूँ सिगरेट, बट अपने हाथ में हमेशा रखता हूँ, पैकेट मेरी जेब में होता है जब भी किसी नेटवर्किंग अच्छा। इवेंट में जाता हूँ, तो जस्ट टू स्टैंड हाँ देयर टू हाँ इंटरेक्ट, अदरवाइज आप बड़े awkward हाँ लगता है। हाँ हाँ। तो तो दैट्स अ हैक। या दैट्स अ हैक। या अच्छा, इज देयर अ विक्ट्री रिचुअल, समथिंग दैट यू फील tilts the odds in your favor? मेरा जो विक्ट्री रिचुअल है ना, हमारे ऑफिस में तो बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं। व्हेनेवर वी क्रैक ए डील, हमारे यहाँ पे बेल्स लगी हुई हैं, पीपल रहेंगे बेल, वी क्लैप फॉर ईच एंड एवरीवन। बट मेरा जो मेरा पर्सनल जो है, आई ऑलवेज यू नो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, मैं गुरुजी का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, तो उनके सामने हाथ जोड़ के हमेशा यही कहता हूँ भी जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। तो श्योर। वो हमारा वो है। और मेरी आदत है, जब भी मैं घर से निकलता हूँ, हमेशा अगर मेरे मदर फादर मेरे साथ हैं, तो आई ऑलवेज टेक देयर ब्लेसिंग्स व्हेनेवर आई एम वेंचरिंग आउट ऑफ माय होम और कमिंग टू ऑफिस। अच्छा, अभी क्विक रैपिड फायर करेंगे। हाँ, वन सेलिब्रिटी यू वांट एज योर ब्रांड एम्बेसडर एंड व्हाई? रानी मुखर्जी, मेरे को उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती अच्छा, वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने कोई न्यू पर्सन बोलोगे। है। अच्छा, टी और कॉफी? टी, आई एम टी पर्सन। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग। हमेशा से? नहीं, मैं पार्टीज भी इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है गो आउट फॉर पार्टीज। बट आप हमेशा से सुबह जल्दी उठते थे? उठना शुरू हो गया आफ्टर कोविड, उसके पहले? उससे पहले नाइट पर्सन था। अच्छा, तो वो आपने एक्टिवली चेंज किया है? वो चेंज किया, बहुत ज्यादा ओके। चेंज किया। अभी कुछ भी हो जाए पार्टी में, आई कांट स्टे मोर देन 3-4 आवर्स, मतलब 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मतलब ही नहीं अच्छा, है। और फिर भी अगले दिन आप 8 बजे ऑफिस पहुंचे? 8 बजे ऑफिस पहुंचना ही है, वो तो दैट इज ए अच्छा, रिचुअल। वाह। गो टू स्ट्रेस बस्टर? ब्रेकफास्ट और डिनर विद फ्रेंड्स। अच्छा, फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग ए टीम। एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अरेंजिंग फंड्स। I think that's very true. One book that you recommend? One thing. One thing. Yeah. So now I am completely focused on logistic. Earlier I was ये भी कर लेता हूँ, गारमेंट भी बना लेता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपना भी शुरू कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट भी खोल लेता हूँ। बट अब वो सब मैंने फैमिली में डिवाइड कर दी है। भी आप लोग अगर बिजनेस संभाल सकते हो संभाल लो, मेरे बस का नहीं है। मैं तो सिर्फ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन थिंग, एंड वो मेरे को आया सिर्फ वन थिंग बुक पढ़ने के बाद। Wow. Okay. What's the best advice that you have received? नेवर शाई फ्रॉम हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क ही है जो आप लक, मैं आई डोंट बिलीव इन लक एट ऑल। Acha, you don't think कि luck has played a No. role in getting you here? नो, आई एम लकी, आई गॉट मेरी लाइफ चेंज हुई एक्चुअल में। मेरी डॉटर, फर्स्ट डॉटर मेरी, उसका बर्थ के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। बट वो भी मैंने अट्रैक्ट किया था, मैं लक में नहीं बिलीव कर रहा हूँ उसमें भी। आप कह रहे हो कि आप लक की प्रोबेबिलिटी अपने हार्ड वर्क से बढ़ा रहे हैं। हार्ड वर्क से बड़ा। What's the most fulfilling moment of your journey? टुडे आई एम जो भी सोचता हूँ मैं ले लेता हूँ, तो कभी सोचना नहीं पड़ता। तो यही सबसे बड़ा फुलफिलिंग। मेरे बच्चों को कभी ये सोचना नहीं पड़ता भी ये मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। Wow. So Amar, that brings us to the end of the conversation. बहुत मजा आया, आपने इतना कैंडिडली शेयर किया एंड इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है आपकी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you for having me here, and I am really grateful to you and the entire team. आपने टाइम दिया and मजा आया आपको? बहुत मजा आया. First time in my life, and this is a different experience altogether. Sharing my journey Right. and inspiring others. और मैं हमेशा से यही सोचता हूँ भी कैसे I can help people to grow. Even I go to my कॉलेज जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, स्कूल में, वहाँ पे उनको एनकरेज करने की, बच्चों को एनकरेज करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माय राइटिंग्स, ब्लॉग्स एंड बुक्स.
Thank No, you so very great. much. Great. Thank you. Thank you so